बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिसवर्जन के। और मैं आपको 1 से लेके 50 क्वेश्चंस तक करा चुका था। बच्चों, आज हम 51st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जहां तक कर पाए वहां तक करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 51st, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 51st क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कम ऑन। लो बच्चों, तो क्वेश्चन 51st, मोर लेबोरियस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स इन जीएम देन एएम। हाँ सर, सच बात है यार, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। जीएम की कैलकुलेशन कितनी मुश्किल है, लेबोरियस है ना। जीएम में बच्चों आपको कैलकुलेशन करने के लिए, आप बताओ जरा, सोचो, खुद सोचो। जीएम में सर आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता, स्क्वायर रूट प्रोडक्ट करना पड़ता है। पहले तो जितनी गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी गिवन ऑब्जर्वेशंस का आपको प्रोडक्ट करके उसका nth रूट है ना वो लेना पड़ता है। और एएम में क्या है, एएम तो सर सम करके और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करो। तो मुश्किल क्या है, मुश्किल सर जीएम है सर, सच बोल रहे हो आप, ट्रू। ठीक है, तो 51st का क्वेश्चन का आंसर है ए। ओके, एचएम इज डिफाइंड व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज सभी ऑब्जर्वेशन बच्चों, एचएम निकालने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन जीरो के अलावा, मतलब नॉन जीरोज होने चाहिए। अगर एक भी ऑब्जर्वेशन वहां पर जीरो हो गई तो बेटा आप हार्मोनिक मीन नहीं निकाल पाएंगे। ये बात पक्की है, आप हार्मोनिक मीन नहीं निकाल पाएंगे। सर कैसे हार्मोनिक मीन क्यों नहीं निकाल पाएंगे? बेटे खुद सोचो, हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले को सोचो आप, है ना। हार्मोनिक मीन के बेटे आप खुद ही, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, हार्मोनिक मीन के खुद फॉर्मूले को सोचो, आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा कि सर हार्मोनिक मीन जब हम निकालते हैं तो हार्मोनिक मीन के लिए हमें जो है क्या निकालना पड़ता है। हार्मोनिक मीन के लिए आपको सभी ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेके, रेसिप्रोकल्स का जो है सिंपल अर्थमेटिक मीन लेके फिर उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो कहने का मतलब, अगर एक भी ऑब्जर्वेशन वहां पर आपकी जीरो हो गई तो जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको इन्फिनिट टर्म मिलेगी, और फिर उस सभी इन्फिनिट टर्म में से आप कुछ भी कर लो सर, तो आप एचएम तो नहीं निकाल पाएंगे ना। एचएम की कैलकुलेशन तो आप वहां पर नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन तभी होगी जब नो ऑब्जर्वेशन विल बी जीरो, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ो। व्हेन ऑल द वैल्यूज ऑकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी देयर इज। सर फ्रीक्वेंसी से लेना देना किसके साथ होता है, बोलो? मोड के साथ होता है ना। अगर सारी ऑब्जर्वेशन की साहब इक्वल फ्रीक्वेंसी होगी, सर मोड किसको कहोगे फिर? एक बात बताओ, मोड तो किसी को नहीं कहोगे ना। तो फिर जो है देयर इज नो मोड नहीं निकलेगा सर। अगर सभी ऑब्जर्वेशन की इक्वल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो वहां पर आपको मोड निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे। डैश कैन नॉट बी ट्रीटेड अल्जेब्रिकली। किसको आप अल्जेब्रिकली जो है ट्रीट नहीं कर सकते हो, ट्रीट नहीं करते हो, है ना। तो बेटे देखो, मीन को निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है, सबका सम कर दो, एन से डिवाइड कर दो, मीन अल्जेब्रिकली ट्रीट हो जाता है। ठीक है, आप अगर मीडियन को कैलकुलेट करना चाहें सर, मीडियन भी अल्जेब्रिकली ट्रीट होता है। मीडियन के आपके फॉर्मूले होते हैं ना, बस सीरीज होती है, फॉर्मूला लगाओ, मीडियन निकालो, चाहे आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, मीडियन का अपना एक फॉर्मूला। लेकिन मोड सर, मोड का कोई फॉर्मूला नहीं है। मोड का क्या करते हो, मोड का तो आप देखते हो, सीरीज देखते हो। अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर, डिस्क्रीट में भी चेक करते हो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है, वही आपका मोड होता है। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी बेटा आप ऐसा ही करते हो, यानी कैलकुलेशन वाला काम मोड के अंदर है नहीं। तो डैश कैन नॉट बी ट्रीटेड अल्जेब्रिकली, मोड कैन नॉट बी treated algebraically. Alright, okay, चलिए आगे बढ़ें। For the calculation of dash, the data must be arranged in the form of frequency distribution. For the calculation of dash, data must be arranged in the form of frequency distribution. तो बेटा frequency distribution में मोड की ही, मोड के लिए frequency distribution की जरूरत पड़ती है। सोचो, आप दिमाग लगाओ, आप यही तो चेक करते हो ना बच्चों। सोचो, आप चेक करते हो क्या कुछ ऐसा, कैसा सर, कुछ ऐसा कि मैं एक तरफ लिख दूं आपका x, एक तरफ लिख दूं कॉरस्पॉन्डिंग f, है ना। तो आप देखते हो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी, ये मान लो मार्क्स हैं और ये साथ में उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसीज। आप क्या चेक करते हो मुझे बताओ? जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है आप बोलते हो सर बस उसके बाजू वाला आपका क्या है,
मोड है। सिंपल है, यही है ना। तो बच्चों यहां पर आप देखो क्वेश्चन क्या है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डैश द डाटा मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, आप जब तक डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेट में नहीं डालोगे आपको कैसे पता चलेगा रे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है। और जब तक ये नहीं पता लगेगा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी, मोड किसको कह दोगे, मोड कह ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए बच्चों डेटा को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में अरेंज करना बहुत जरूरी है, तभी आप मोड की कैलकुलेशन कर पाओगे। ओके चलिए, ये हो गया बेटे मोड की कैलकुलेशन के लिए चीजें जरूरी हैं। चलो चलो नेक्स्ट 55 के आगे चलो, 55 के आगे 56th क्वेश्चन पे आ जाओ जी। 56th, डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव, डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा सीएफ के लिए आपको, सीएफ आप कहां से कैलकुलेट करते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप किसकी हेल्प करना चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो बेटे, मीडियन निकालना चाह रहे हैं, मीडियन है ना, क्योंकि आप सीएफ यूज करते हो, हाँ एफ को सीएफ में कन्वर्ट करते हो, फिर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या करते हो, n/2 करके देखते हो, n/2 करके ही आप देखते हो कि आपकी मीडियन क्लास क्या है, और फिर जो आपकी मीडियन क्लास होती है ना उसके बाद आप मीडियन को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप मीडियन के लिए कैलकुलेट करते हो। सो मीडियन इज द आंसर। ओके 57, डैश इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है भाई, मोड। डैश इज द वैल्यू वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोड की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, मोड को ही आप इस्तेमाल करते हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए। 58, द क्लास इन विच मोड बिलोंग्स इज नोन एज, उस क्लास को क्या बोलेंगे बेटा जिस क्लास को मोड बिलोंग करेगा। सर उसको आप देखो मीडियन क्लास क्यों कहोगे, मीन क्लास क्यों कहोगे, उसको जिसकी बारे में बात कर रहे हो, मोड के बारे में बात करो तो उस क्लास का नाम क्या होगा, मोडाल क्लास है ना, तो उस क्लास को आप मोडाल क्लास बोलेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 58C। 59, द फॉर्मूला ऑफ मोड इज एप्लीकेबल इफ द क्लासेस आर ऑफ डैश विड्थ। बच्चों ऐसा है देखो, आप मोड का फॉर्मूला तब भी लगा सकते हो जब इक्वल क्लास विड्थ हो, आप मोड का फॉर्मूला तब भी अप्लाई कर सकते हो जब अनइक्वल हो। हमें क्या फर्क पड़ता है, देखो हमें एक क्लास पता चल गया सर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और ये मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास का आप नॉर्मल सा अपना एक फॉर्मूला लगाते हैं उस केस में, ठीक है ना, आप एक नॉर्मल सा अपना फॉर्मूला लगाते हैं, लोअर लिमिट प्लस ट्वाइस लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय i। तो ये जो i या c है ना, आपके मैथ में c लिखा हुआ है, i भी कह सकते हो, तो ये क्या है, ये क्लास विड्थ है। अब अगर इक्वल क्लास विड्थ चल रही थी तो भी आपने क्लास विड्थ को ही आई मानना है, और अगर अनइक्वल है कोई तो उसको भी आपने आई मानना है। तो कहने का मतलब है आपको तो ये मतलब होना चाहिए जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसके बगल वाली जो क्लास है, मोडाल क्लास है, वो अगर 10 to 20 वाली मॉडल क्लास सपोज कर लो, उसके बीच में गैप 10 का है तो आपका i 10 हो जाएगा, और अगर उसके बीच में गैप 5 का है तो आपका i 5 हो जाएगा, और उसके बीच में अगर गैप 20 का है तो आपका i 20 हो जाएगा। आप i को 20 मान के 20 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इक्वल हैं कि या फिर वो अनइक्वल हैं, तो दोनों ही केस में आप मोड के फॉर्मूले को एप्लीकेबल करते हो। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ मोड इज एप्लीकेबल इफ द क्लासेस आर ऑफ डैश विड्थ, इक्वल हो कि फिर अनइक्वल हो। बच्चों दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैश वी हैव टू कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा किसके लिए क्यूमुलेटिव निकालते हो भाई, मीडियन के लिए निकालते हैं ना क्यूमुलेटिव। अभी बताया था, ऊपर भी बात हुई अभी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए यूज होती है, पहले आपके पास एफ होता है, एफ का कन्वर्जन आप किस में कर लेते हो, सी एफ में कन्वर्जन कर लेते हो, और सी एफ में कन्वर्जन करने के बाद में फिर आप n/2 करते हो, और फिर वो जो n/2 करते हो उसी से गाड़ी आपकी आगे चलती है। तो इसका मतलब जो है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द cumulative frequency distribution. All right, this is the option B. 61st, for calculation of dash we have to construct a grouped frequency distribution. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप अभी पीछे भी था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड, कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप तब करते हो जब आपको फ्रीक्वेंसी से लेना देना हो। देखो सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप मीडियन के लिए इस्तेमाल करते हो ना, सी एफ होगा तो आप
उसका n/2 करके और अपनी मीडियन क्लास को सिलेक्ट करोगे और आप मीडियन निकालोगे। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप ये चेक करते हो कि ये एक्सिस हैं और ये आपके एफ्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, तो वहां पर आप मोड के बारे में बात कर रहे होते हो। तो बिकॉज आप इंटरेस्टेड होते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वही आपकी क्लास जो है वो मोडाल क्लास होगी, या उसके सामने वाला, अगर डिस्क्रीट सीरीज सामने वाला क्या होगा, खुद ही मोड होगा। और अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो जब से जो सबसे ज्यादा बार ऑकर हो रही होगी सीरीज नंबर, वो आपका अपने आप में ही मोड होगा। तो फ्रीक्वेंसी का लेना देना मोड से है सर। ठीक है जी। 61B। 62 रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज। बच्चों ये क्वेश्चन आपने पहले कहीं शायद सेट ए में भी था, कोई नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। 62 में वो कहता है मीन, मीडियन और मोड का रिलेशनशिप बताओ, इन तीनों में से क्या है। बेटा ऐसा है, जो रिलेशनशिप हम पढ़ के आए हैं, मैं पहले वो बता दूं आपको, फिर उस रिलेशनशिप से हम इस रिलेशनशिप पे पहुंच जाएंगे। कोई क्रैमिंग नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है। सोचिए हमने रिलेशनशिप क्या पढ़ा था, हमने रिलेशनशिप पढ़ा था बेटे, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सब बच्चों को पता होगा बेटा, ये रिलेशनशिप है, ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है मीन, मीडियन, मोड का। तो मुझे सिर्फ इतना करना है बेटे कि दोनों तरफ से, यहां से भी मीन माइनस कर दो और इधर से भी मीन माइनस कर दो, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, मोड माइनस मीन इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस थ्राइस या 3 टाइम्स ऑफ मीन। अभी क्या करूंगा मैं, 3 कॉमन ले लूंगा, तो क्या मिलेगा, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल्स टू मोड माइनस मीन। अभी क्या करो, दोनों तरफ से एक माइनस माइनस और कॉमन ले लो, तो बेटा जो मोड माइनस मीन लिखा है उसको मैं लिख सकता हूं मीन माइनस मोड, राइट। 3 तो है ही सर, और एक जो माइनस कॉमन लिया उसकी वजह से यहां पर भी इफेक्ट क्या बढ़ जाएगा, मीन माइनस मीडियन, राइट। सो आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला यहां पर जो बन गया वो शुरू कहां से किया था और खत्म हमारा जाकर के हो गया, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन। आइए चेक करते हैं बच्चों, क्या ये फॉर्मूला है। सर बिल्कुल है, डी ऑप्शन यही है। तो बेटा डी ऑप्शन आपकी यही है और ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास है। ओके, तो डी ऑप्शन आपका सही है, 62 का डी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साहब 63। When the distribution is symmetrical, when the distribution is symmetrical, mean, median, mode कैसे रहते हैं। बच्चों पहले हमें सबसे पहले इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, और इस चैप्टर के कई क्वेश्चन में ये वाली बात बार बार आनी भी है, तो क्यों ना मैं बात पहले सीख ले हम लोग ये वाली बात कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। और अगर हम ये वाली बात सीख लेंगे तो हमारे कई डाउट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाने वाले हैं यहाँ पर। तो एक सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आओ जरा सीखते हैं। लो बेटे, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सब बच्चे इसको अपने जो भी आपकी नोटबुक है प्यारी सी अच्छी सी है ना, उसमें आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। बच्चों एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सिमेट्रिकल। सर क्यों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा? ये इसलिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट जो कम वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पहले बहुत कम है। ये देखो मान लो ये एक क्लास है, ये क्लास है, ठीक है ना। इस क्लास में जो शुरू के बच्चे हैं यानी कि जिनके मार्क्स बहुत कम आते हैं उन बच्चों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जैसे जैसे आप एवरेज मार्क्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, फ्रीक्वेंसीज वो वाले बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यहां पे जाके फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ये क्लास के कौन से बच्चे हैं? एवरेज मार्क्स वाले बच्चे हैं, ठीक है।
एवरेज मार्क्स वाले बच्चे हैं। और फिर जो क्लास में टॉपर्स हैं, टॉपर्स ये देखो, उनकी फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है, वो भी कम होती चली जा रही है। ये मैं कौन सी क्लास के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास के बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं। और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास में आपकी जो यहां पर आपकी वैल्यू मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड वो होती है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होती है। यहीं पर आपकी एवरेज निकल के आएगी, वैल्यू वाइज एवरेज, दैट इज मीन। और द मिडल मोस्ट नंबर होगा वो भी यहीं पे स्टैंड करेगा, दैट इज मीडियन। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी यहीं पर है, दैट इज इक्वल टू मोड। सो इसी पॉइंट पर ये ग्रीन लाइन जो है ये आपकी मीन, मीडियन, मोड, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों कोइंसाइड होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं, ऐसा रहता है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा, देखो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बना दूं, ठीक है, सिक्यूड, ये सिक्यूड है, सिक्यूड टुवर्ड राइट, पॉजिटिवली सिक्यूड। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बना दूं, सिक्यूड टुवर्ड लेफ्ट, नेगेटिवली सिक्यूड, समझ रहे हो। तो अगर आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली सिक्यूड बना देते हैं तो यहां पर इस वाले डायग्राम में बच्चों, इस वाले डायग्राम में सबसे पहले आपको अपीयर होगा यहां पर मोड, मोड के बाजू में मिलेगा मीडियन और फिर मिलेगा यहां पर मीन, ध्यान रहे। और अगर आप दूसरे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, जो मैं ये वाला बना रखा है, तो सबसे पहले बच्चों सबसे आखिरी में मिलेगा मोड। पहले तो इसी के बारे में बात, सबसे आखिरी में टॉप वैल्यू देखो, टॉप फ्रीक्वेंसी सबसे आखिरी में है ना, सबसे आखिरी में मिलेगा मोड, उसके लेफ्ट में मिलेगा यहां पर मीडियन और उसके पहले मिल जाएगा आपको मीन। तो सबसे छोटी वैल्यू मीन की होगी, उससे बड़ी वैल्यू मीडियन की होगी, उससे बड़ी वैल्यू मोड की होगी। यानी मीन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मीन से बड़ा, मीडियन से बड़ा, मोड। और ऊपर वाले में मोड सबसे छोटा है, सो मोड सबसे छोटा, उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी मीडियन की और उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी बच्चों मीन की। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। और ये दोनों ही बातें हम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं बच्चों, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं। और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है आपका, सिमेट्रिकल, ठीक है। जिसको सिमेट्रिकल बोला जा रहा है उसको नॉन सिक्यूड भी बोलते हैं, नॉन सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसको एसिमेट्रिकल बोला जा रहा है उसको सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सिक्यूड, ठीक है ना, सिक्यूनेस है उसमें, वो सिक्यूड टुवर्ड इधर राइट है, वो सिक्यूड टुवर्ड इधर लेफ्ट है, उसमें मीन, मीडियन, मोड बराबर नहीं होते हैं। तो बच्चों अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल तो मीन, मीडियन, मोड तीनों कैसे होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो 63rd क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ए, आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है सर, डन बच्चों, 63rd क्वेश्चन डन हो गया। मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल फॉर द, अभी बताया बेटे मैंने, और वो मीन, मीडियन, मोड बराबर भी किस केस में होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस। अभी मैंने बताया जिसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। ओके, सो द आंसर इज 64th आंसर इज बी। ऑल राइट, थैंक गॉड लाइट आ गई। चलिए 65th, in most frequency distribution it has been observed that the three measures of central tendency, that is mean, median and mode, obey the approximate relation provided the distribution is, हाँ जी, distribution is, it has been observed three measures of central tendency, mean, median, mode obey the approximate relation। अप्रोक्सीमेट रिलेशन का मतलब लगभग बराबर होते हैं ना, अप्रोक्सीमेट रिलेशन का मतलब हो गया बच्चों लगभग बराबर होते हैं। तो कब लगभग बराबर होंगे सर, जब वो सिक्यूर्ड नहीं होंगे। देखो अगर वो सिक्यूर्ड होंगे तो बराबर क्यों होंगे बच्चों, नॉलेज अभी मैंने आपको बताया, मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, नॉट वेरी सिक्यूर्ड, मतलब उसमें सिक्यूनेस होती ही नहीं है, वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब वो आपको कह रहा है कि ओबे, ये तीनों बराबर वाला
मीन मीडियन मोड ओबे द अप्रॉक्सीमेट रिलेशन, मतलब लगभग बराबर रिलेशनशिप, लगभग इक्वल टेंडेंसीज, इक्वल वैल्यूज होंगी जब वो कैसे होंगे, नॉट वेरी सिक्यू, जब वहां पे रिलेशनशिप, जब डिस्ट्रीब्यूशन सिक्यूड नहीं होगा। सिक्यूड होगा तो ये तीनों बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, वो मैंने बता दिया आपको कब कौन कैसा बड़ा होगा। तो 65th का आंसर है बच्चों बी। 66th, डैश डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है साहब, बताइए बेटा, मीडियन होगा सर, मीडियन होगा, सिंपल है ना, मीडियन होगा जो आपके ऑब्जर्वेशन को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 50% जो वैल्यूज रहेंगी वो 50% जो वैल्यूज रहेंगी वो नीचे हो जाएंगी और 50% वैल्यूज जो हैं वो आपकी ऊपर निकल जाएंगी। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन 2 बराबर टुकड़ों में मीडियन ब्रेक करेगा। ठीक है, सो मीडियन, दैट इज 66th का आंसर रहेगा सी। 67, मेजर्स विच आर यूज्ड टू डिवाइड और पार्टीशन द ऑब्जर्वेशन इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्ट्स। राइट, फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्ट्स में जो आपके डिवाइड कर देगा तो वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है सर, उसको पार्टीशन वैल्यूज, उसको क्वार्टाइल्स, हाँ बोल सकते हैं सर, क्वार्टाइल्स भी बोल सकते हो, उसको पार्टीशन वैल्यू बोल दो, उसको क्वार्टाइल बोल दो, दोनों बोल सकते हो। तो बोथ ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसको छोड़ो ना, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, बोथ को टिक करो ना। ठीक है, सो 67th का रहेगा। देखो क्यों पार्टीशन वैल्यू, देखो पार्टीशन वैल्यूज का मतलब यही है, ऑब्जर्वेशन को टुकड़ों में तोड़ना है, तो पार्टीशन वैल्यूज आपकी क्वार्टाइल्स पार्टीशन वैल्यू है, पार्टीशन वैल्यू आपकी मीडियन है, पार्टीशन वैल्यू आपकी परसेंटाइल है, डीसाइल है, तो पार्टीशन वैल्यूज हैं ये सारी की सारी, क्वार्टाइल्स भी पार्टीशंस हैं, तो दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं जो ब्रेकअप करते हैं। 68, द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सर क्या हो, मीडियन होता है ना सर, मिडल मोस्ट वैल्यू क्या होगा, मीडियन होगा, बोलो ठीक। तो 68th का ऑप्शन रहेगा यहां पर आपका मीडियन। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन डैश इज द सेम एज द नंबर ऑफ मीडियन। मीडियन से ही आधी ऑब्जर्वेशन मीडियन से छोटी रहती है, आधी ऑब्जर्वेशन मीडियन से बड़ी ऊंची रहती है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन डैश इज द सेम एज लार्जर देन दैट, दैट इज मीडियन। मीडियन कौन सा नंबर है बेटा, मिडल मोस्ट वैल्यू है, तो आधी ऑब्जर्वेशन से छोटी रहेंगी, आधी ऑब्जर्वेशन से बड़ी रहेंगी। ओके ओके ओके, चलिए आगे। 70, डैश इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2। अब n/2 में किसको चेक करते हो, मीडियन को चेक करते हो। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले आपने निकाल ली, यू हैव f, you have converted into CF, all right, तो in CF if you are doing n/2, so which central tendency you are going to calculate by doing that, you are going to calculate simply median, क्योंकि n/2 से आप चेकिंग करते हैं और n/2 से बड़े नंबर को आप CF में सिलेक्ट करते हैं, उसके सामने वाली जो क्लास होती है वो आपकी मीडियन क्लास होती है और उसके बाद आप मीडियन की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो 70 का ऑप्शन रहेगा बच्चों सी। तो समझ पा रहे होगे आप 70 ऑप्शन सी क्यों है। ओके, 71, डैश डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4। सर 4 में क्वार्टाइल डिवाइड करेगा, देखो है ना, आपके पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके 4 जो पार्ट आप बनाएंगे तो वो क्वार्टाइल्स रहेंगे, तो क्वार्टाइल्स जो हैं वो पूरी सीरीज को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। 71 का सी। 72, डैश क्वार्टाइल इज नॉन एज अपर। देखो बच्चों ऐसा होता है, 2 क्वार्टाइल्स होते हैं, है ना, आपने डिवाइड किया, टोटल वैसे 3 होते हैं, Q1 Q2 Q3, लेकिन Q2 अपने आप में क्या होता है, मीडियन। सेकंड क्वार्टाइल को सेकंड क्वार्टाइल ना कह के हम क्या कह देते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, उसको सर स्टैट्स में आप मीडियन बोलते हो। अगर ऐसा है तो क्वार्टाइल बचे सर 2, एक Q1 और एक बचा Q3। अब Q1 जो है वो आपका लोअर क्वार्टाइल है, ठीक है, और Q3 जो है आपका अपर क्वार्टाइल है। तो फिर क्या कह रहा है वो, डैश क्वार्टाइल नोन एज अपर, तो सेकंड क्वार्टाइल, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड क्वार्टाइल है ना, थर्ड, सेकंड क्वार्टाइल तो मीडियन होती है ना, तो थर्ड क्वार्टाइल आपका अपर क्वार्टाइल होता है। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लोअर क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल है। चलो 73, उसके बाद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन लोअर क्वार्टाइल इज द सेम। देखो बच्चों स्मॉल, मैं एक बार बना के दिखाता हूँ, छोड़ो, नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तो इसीलिए सिर्फ क्रैमिंग ही थोड़ी करनी है आपको, नॉलेज जरूरी है। सुनो ये बनाता हूं मैं, ये आपकी एक सीरीज है बच्चों, ठीक, मैंने इसके 4 बराबर पार्ट्स कर दिए, ये नंबर निकल के आ गया बेटा सीरीज के बीचों बीच का नंबर, दैट इज मीडियन। अब मैंने क्या किया, एक पार्ट यहां बना दिया, एक पार्ट यहां बना दिया, ठीक है ना। तो ये बच्चों जो फर्स्ट, ये 4 बराबर हो गए, देखो जरा टुकड़े देखो पहले, ये फर्स्ट पार्ट है सीरीज में, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है,
और बच्चों ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट रेड डॉट आपको दिख रही है, ये दिस वन, दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वार्टाइल, ये पहला क्वार्टाइल है। इसमें आपकी 25% आइटम्स कवर हो चुकी है, इस बात को आप समझो। जो मीडियन है वो आपका सेकंड क्वार्टाइल है, जिसको हम सेकंड क्वार्टाइल ना कह के मीडियन ही कहते हैं। और जो आपका ये वाला डॉट है, ये आपका Q3 है, ये आपका थर्ड क्वार्टाइल है, ठीक है ना। तो इसमें थर्ड क्वार्टाइल में आपकी 75% आइटम्स कवर हो चुकी है, 75%, ठीक। और मीडियन तक आपकी 50% ट्रांजैक्शंस यूज होती हैं। तो इसका मतलब बच्चों वो कहता है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन द लोअर क्वार्टाइल, दैट इज हम 25%, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक बात है सर। इज द सेम एज द नंबर ऑफ लेइंग बिटवीन लोअर क्वार्टाइल एंड द मिडल क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल एंड द मिडल क्वार्टाइल, मिडल क्वार्टाइल किसको बोल रहा है? मीडियन को बोल रहा है सर, मिडल क्वार्टाइल, ठीक है। तो क्या ये सही है? हाँ ये भी सही है। 25% आइटम वहां है और 25% आइटम वहां है, क्योंकि आपका देखो इधर देखो 25% ट्रांजैक्शंस आइटम्स आपकी फर्स्ट क्वार्टाइल तक हो गई, फिर अगली 25% आपकी मिडिल क्वार्टाइल तक हो गई, फिर अगली 25% आपकी थर्ड क्वार्टाइल तक हो गई। तो इसका मतलब हम अगर ये बोले कि थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच में कितने परसेंट ट्रांजैक्शन है, कितने परसेंट आइटम है, तो वो 50% है। लेकिन अगर मैं आपको मिडिल क्वार्टाइल यानी मीडियन से गैप बताऊं तो वो 25-25-25 का ही डिफरेंस है। तो यहां पर यही पूछा गया है लोअर और मीडियन में। तो यस 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 वो सेम होता है 25 एंड 25। ओके ठीक। 75th, dash are used for measuring central tendency, dispersion and skewness. Central tendency, dispersion and skewness मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो बच्चों? डैश आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड skewness। देखो बच्चों ऐसा है, मीडियन तो नहीं यूज होता सर, डिसाइल भी नहीं, परसेंटाइल भी नहीं। मैं बताता हूं आपको, देखो इंस्टीट्यूट ने कहीं पर भी इसके फॉर्मूले को कहीं मेंशन नहीं कर रखा, बट आप यूज करिएगा बच्चों। ऐसा रहता है कि एक इसमें बाउले फॉर्मूला रहता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और मैं वो फॉर्मूला आपको एक बार नोट डाउन कराता हूं, लिख लीजिए एक बार आप लोग। बाउलेस फॉर्मूला, ठीक है, BOWLAYS, स्टैटिस्टिशियन है बाउलेस फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूले में ना आपका क्या रहता है कि आप क्वार्टाइल्स यूज करते हैं। फॉर्मूला Q3 नोट कर लीजिए प्लीज, Q3 प्लस Q1 माइनस ट्वाइस ऑफ Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, ये रहता है बच्चों फॉर्मूला, बाउले फॉर्मूला। अब ये जो है, आप इस बाउले फॉर्मूले से आप सेंट्रल टेंडेंसी भी यूज कर रहे हैं, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस सब फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली यूज किसको कर रहे हैं सर? क्वार्टाइल्स को फॉर्मूले के अंदर, है ना। इस पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो आप, कहीं मीडियन नहीं है, कहीं डिसाइल नहीं है, कहीं परसेंटाइल नहीं है, सिर्फ क्या है? क्वार्टाइल्स। सो क्वार्टाइल्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है सर। कैसे सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं बच्चों? सोचो तुम, सेंट्रल टेंडेंसी आपका मीडियन है, मीन, मीडियन, मोड, GMHM, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर मैं थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल दोनों की एवरेज बना दूं तो मैं मीडियन निकाल लूंगा। तो यस सर, क्वार्टाइल्स यूज किए जा सकते हैं मीडियन के लिए। डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो यस डिस्पर्जन के लिए भी क्वार्टाइल यूज होते हैं। और सिक्यूनेस, ये बाउले फॉर्मूला, सिक्यूनेस का मैंने भी फॉर्मूला बताया आपको, ये Q3 प्लस Q1 माइनस ट्वाइस ऑफ Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, तो यहां पर भी क्वार्टाइल यूज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब बच्चों सिंपल सा है कि क्वार्टाइल्स आपके सेंट्रल टेंडेंसी में, डिस्पर्जन में, सिक्यूनेस में, हर जगह पर यूज किए जा सकते हैं। तो आंसर रहेगा क्वार्टाइल। 75th का आंसर है बच्चों डी। ओके चलिए आगे 76, द सेकंड क्वार्टाइल। अरे सर अपर क्वार्टाइल बोलेंगे ना इसको, और क्या बोलेंगे? द सेकंड क्वार्टाइल को अपर बोल देंगे, अब नहीं सेकंड मिडल तो मीडियन होगा सर। अपर तो आपका थर्ड क्वार्टाइल हो गया ना, तो सेकंड क्वार्टाइल आपका अपने आप में मीडियन है, मैंने बताया था अभी आपको, मीडियन, ठीक है। द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर यूज्ड टू डिफाइन क्वार्टाइल डेविएशन। अभी बताया मैंने, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, है ना, क्वार्टाइल के बीच में डेविएशन।
तो फिर इसका मतलब द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर यूज्ड टू डिफाइन क्वार्टाइल डेविएशन। तो 77 का ऑप्शन रहेगा बी। ठीक बच्चों, डन। 78, 3 क्वार्टाइल्स आर यूज्ड इन, अभी बताया बेटे, अभी बताया, तीनों क्वार्टाइल्स यूज हो जाते, 3 क्वार्टाइल्स यूज हो जाते हैं किसमें, ये देखो ये ऊपर रहा फॉर्मूला, ये देखो Q3 Q1 है ना, ये क्वार्टाइल्स यूज हो रहे हैं ये आपके। 3 क्वार्टाइल्स आर यूज्ड इन बॉलेज फॉर्मूला, अभी हमने किया इसको। चलो उसके बाद Q2 भी इनफैक्ट यूज हुआ ऊपर, है ना, ये देखो Q2 मतलब आपका मीडियन, ये देखो, ये देखो फर्स्ट क्वार्टाइल यूज हुआ, लोअर क्वार्टाइल, Q3 यूज हुआ, अपर क्वार्टाइल, एंड द मिडल वाला क्वार्टाइल दैट इज मीडियन दैट इज Q2, वो भी आपका इसमें इस्तेमाल हुआ। तो तीनों क्वार्टाइल यूज हो रहे हैं बॉलेज फॉर्मूला में। नोट कर लेना बेटा बॉलेज फॉर्मूला ना। चलो 78, 79, लेस देन फर्स्ट क्वार्टाइल द फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू, अरे फर्स्ट क्वार्टाइल से पहले कितनी, 25% ट्रांजेक्शन, जो टोटल ऑब्जर्वेशन अगर n है तो पहले क्वार्टाइल में n/4 ट्रांजेक्शन से कमी होगी फ्रीक्वेंसी ना। तो आंसर रहेगा बच्चों इसका 79 का ए। ठीक है, आंसर रहेगा 79 का ए। 79A। 80 बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टाइल, अभी बताया था मैंने आपको, पहले क्वार्टाइल में 25, सेकंड क्वार्टाइल में फिर 25, तो दोनों के बीच में भी कितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी सर, वो भी 25 ही होंगी, है ना। तो 80th का आंसर रहेगा सी। पहले में 25 के बाद फिर अगले क्वार्टाइल में 25, फिर अगले क्वार्टाइल में 25, हर क्वार्टाइल के बीच 25% का डिफरेंस रहता है बच्चों। तो इसका मतलब ये है फर्स्ट और सेकंड क्वार्टाइल में n/4 ट्रांजेक्शन्स का डिफरेंस रहेगा। बिटवीन सेकंड एंड, वो भी सर n/4 ही होगा और क्या, ठीक है ना, सभी में n/4 25% ट्रांजेक्शन। अबव अपर क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल के बाद द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, वो भी 25 ही होंगी, है ना। अबव अपर क्वार्टाइल, जब थर्ड क्वार्टाइल पे आ गया तो बाकी कितनी, देखो पहले 25 फिर 25 फिर 25, तो थर्ड क्वार्टाइल तक आपकी कितनी परसेंट ट्रांजैक्शंस कवर हो चुकी हैं, कितनी परसेंट आइटम, 75, तो बाकी बची कितनी, वो भी n/4 ही बची। तो 82 का आंसर भी ए है बेटा, ऑप्शन ए। कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्वार्टाइल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्वार्टाइल पे आपकी क्यूमुलेट कितने ट्रांजैक्शन आप जोड़ चुके हो, ये देखो, ये अगर मैं बोलूं सीरीज है और ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो आप कितना एक्यूमुलेट कर चुके हो यहां से यहां तक, कितना जोड़ चुके हो ट्रांजैक्शन को, तो n/4 ट्रांजैक्शंस आपकी एड ऑन हो चुकी हैं, है ना। फिर सेकंड क्वार्टाइल तक अगर आप जाएंगे, यानी मीडियन तक आप जाएंगे, तो आपकी n/4 प्लस एक और n/4 दैट इज इक्वल टू n/2 ट्रांजैक्शंस आपकी कवर अप हो चुकी हैं। और फिर जब आप थर्ड क्वार्टाइल तक जाएंगे तो आपकी 3n/4 75% ट्रांजैक्शन, 75% ट्रांजैक्शन, 75% नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कवर हो चुकी है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्वार्टाइल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज n/4, सिंपल है, 83B। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 83 का बी। क्या हो गया, चलिए 84 पे आ जाओ बच्चों। 84 कहता है बेटा आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड क्वार्टाइल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड क्वार्टाइल्स पे अगर मैं जा रहा हूं तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, कितनी टर्म्स आप इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो सेकंड क्वार्टाइल तक आप आधी टर्म यूज कर चुके होंगे, तो n/2 कह लो या 2n/4 कह लो, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहां तक आ चुकी होगी। कॉरस्पॉन्डिंग टू अपर क्वार्टाइल मैंने बताया अभी आपको 3n/4, क्योंकि उसमें 75% ट्रांजैक्शन कवर हो चुकी होंगी। द वैल्यू विच डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, सर उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप डिसाइल बोलते हैं ना। 10 टुकड़े, देखो एक सीरीज के 4 टुकड़े होंगे, क्वार्टाइल्स होंगे, 10 टुकड़े होंगे, डिसाइल होंगे, 100 टुकड़े होंगे, जिसको 99 परसेंटाइल तक हम पहुंचा सकते हैं, तो वो परसेंटाइल्स होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं होता कि भाई 100 टुकड़े कर दिए तो सर आपके परसेंटाइल भी 100 हो गए। परसेंटाइल 99 होते हैं, डिसाइल 9 होते हैं, क्वार्टाइल्स 3 होते हैं, लेकिन उसमें भी सेकंड क्वार्टाइल को आप मीडियन बोल देते हो, तो क्वार्टाइल भी कितने कह देते हैं हम, 2 कह देते हैं। तो अभी अगर आप 10 बराबर टुकड़े बना रहे हो एक सीरीज के, तो आप ये नहीं बोलोगे डिसाइल भी 10 मिलेंगे। बेटा डिसाइल कितने मिलेंगे, 9। आप कहो तो लो 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 लो, आप कहोगे सर हम कहें कैसे आपको, है ना, लो
मैंने आपके मन की बात सुन ली बेटे, रुको 1 मिनट रुको। ये लो, ये बेटा आपका मीडियन है, ठीक है ना, पूरी सीरीज का बीच का हिस्सा। अगर मैं इस सीरीज के 10 बराबर टुकड़े कर दूं, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट, ये है फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ। लो इस पर नंबर लिख के देखो, ये फर्स्ट टुकड़ा है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये देखो 10 पार्ट्स, पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के 10 टुकड़े कर दिए। तो 10 टुकड़े तो कर दिए बेटे, लेकिन आपको डिसाइल 10 नहीं मिलेंगे। ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, ये आपका D3 है, ये आपका D4 है, ये आपका D5 है, ये आपका D6 है, ये आपका D7 है, ये आपका D8 है, ये आपका D9 है। तो आप खुद देखो बेटा, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और ये तो एंडिंग पॉइंट है। आप 10 टुकड़े बना के देखो, डिसाइल 9 ही मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप 100 टुकड़े बना के देखोगे तो परसेंटाइल 99 मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप 4 टुकड़े बना के देखो तो क्वार्टाइल्स आपको 3 दिखेंगे। तो आई गेस बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कहाँ था मैं, हाँ, द वैल्यू विच डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, वो आपके डिसाइल होते हैं। देयर आर डैश डिसाइल, अभी क्लियर किया बेटे मैंने 2 मिनट पहले, डिसाइल 9 होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट डिसाइल, द पहली डिसाइल में कितनी फ्रीक्वेंसी कवर हो जाएंगी? सर पहली डिसाइल में 10 बराबर टुकड़े को 10% ट्रांजैक्शन आपकी हो चुकी है वहां पर, यानी कि 10% फ्रीक्वेंसी आपकी यूज हो चुकी है, दैट इज n/10। फिफ्थ डिसाइल में आपके कितने हो जाएंगे? फिफ्थ डिसाइल का मतलब होता है बेटा 10 10 10 10 ऐसे करते तो 50% ट्रांजैक्शन तक आप पहुंच चुके तो मीडियन होगा, है ना। फिफ्थ डिसाइल अपने आप में बिल्कुल बीच में हो चुके होंगे आप, तो वो मीडियन होगा। द वैल्यू विच डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 परसेंटाइल, सर 100 टुकड़े करोगे परसेंटाइल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड डिसाइल मतलब 10 and 10 20%, है ना। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2n/10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2n/10। ओके, ये हो गया 91। 92, देयर आर डैश परसेंटाइल्स, बताया मैंने बेटे, टुकड़े होंगे 100 लेकिन परसेंटाइल होगा 99, जैसे क्वार्टाइल में, है ना, जैसे डिसाइल में, जैसे परसेंटाइल में एक कम होता है। 10th परसेंटाइल, अब परसेंटाइल में 1% ट्रांजैक्शन कवर हो रही है ना, 100 बराबर टुकड़े कर रहे हैं, तो 10th परसेंटाइल मतलब कि 10वीं आइटम, तो वो फर्स्ट डिसाइल के बराबर होगा, है ना। 10th परसेंटाइल आपका फर्स्ट डिसाइल के बराबर होगा, जैसा कि मैंने बताया। तो इसका मतलब 10th परसेंटाइल इज इक्वल टू डन, बिल्कुल फर्स्ट डिसाइल, क्योंकि 111% करते करते आपका 10th परसेंटाइल पे 10% और फर्स्ट डिसाइल का मतलब भी 10% ट्रांजेक्शन है, तो यस 93A। 94 50th परसेंटाइल में 50वां परसेंटाइल, 50% आइटम किसको बोलोगे बेटा? 50% आइटम आधा हो गया सर, मीडियन हो गया, है ना। 94 का रहेगा डी, आधा हो गया ट्रांजैक्शन का, आधा सीधा। 20th परसेंटाइल तो 20% का मतलब सेकेंड डिसाइल, है ना, 20% का मतलब सेकेंड डिसाइल। थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, दैट इज Q3 माइनस Q1/2, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन होता है सर। क्वार्टाइल क्यू फॉर्मूला पढ़ा है आपने, Q3 माइनस Q1/2, इसको आप क्या बोलते हैं साहब? इसको आप क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। ओके, 96 का रहेगा ऑप्शन सी। 97 फर्स्ट परसेंटाइल इज लेस देन द सेकेंड परसेंटाइल, है, फर्स्ट परसेंटाइल इज लेस देन द, हाँ यार इसमें क्या दिक्कत है? सेकंड परसेंटाइल 2% आइटम होगी उसमें कवर, और फर्स्ट परसेंटाइल में 1% होगी, तो हाँ ठीक है यार, ट्रू है, क्या दिक्कत है? 97 ही। 25 परसेंटाइल 25th परसेंटाइल यानी 25% इज इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टाइल, यस डन डन डन, क्योंकि पहले क्वार्टाइल में 25% आइटम कवर होती हैं। 25 क्वार्टाइल होता ही नहीं है भाई, 24 होता ही नहीं है, क्या बातें कर रहे हो? फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। 90th परसेंटाइल इज इक्वल टू 90% आइटम। 9th क्वार्टाइल होता है क्या? क्या बात कर रहे हो? 90 डिसाइल होता है क्या? 9th डिसाइल, ठीक है। 99 का सी, क्योंकि 9th डिसाइल पे आपकी 90%, क्योंकि
डिसाइल में 10-10% एड ऑन होगा, परसेंटाइल में 1-1% एड ऑन होगा, क्वार्टाइल्स में 25-25% एड ऑन होगा। सिंपल सी पार्टीशन वैल्यूज के बारे में बातें होती हैं। तो 9th डिसाइल 99, 100 सेंचुरी सर। फर्स्ट डिसाइल इज ग्रेटर देन सेकंड डिसाइल। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? फर्स्ट डिसाइल सेकंड डिसाइल से बड़ा? सेकंड डिसाइल को बोलना भाई, सेकंड डिसाइल जो बोलेगा तो फिर तो मैं मानूंगा ये तो फॉल्स है भाई, ये तो अपने आप में फॉल्स है। आगे, क्वार्टल डेविएशन इज ए मेजर ऑफ डिसवर्जन। हाँ ठीक है, क्योंकि क्वार्टल डेविएशन डिसवर्जन कैसे है सर, फैलाव कैसे है सर, डिफरेंस कैसे है क्या? क्योंकि क्वार्टल डेविएशन में आप क्या करते हो, Q3 माइनस क्या करते हो, Q1 अपॉन 2 करते हो, तो डिफरेंस तो निकाल रहे हो ना भाई, डिसवर्जन तो निकाल रहे हो ना, डेविएशंस तो है ना। तो यस, Q3 माइनस Q1 आप वहां पर कर रहे हो, तो ये क्वार्टल डेविएशन आपके डिसवर्जन को मेजर करता है। डन है। टू डिफाइन क्वार्टल डेविएशन वी यूज लोअर एंड मिडल, नहीं लोअर एंड, हाँ लोअर एंड अपर क्वार्टल यूज करते हो, Q3 माइनस Q1, तो लोअर एंड अपर क्वार्टल यूज करते हो क्वार्टल डेविएशन निकालने के लिए। सही है। 102, 103, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टल्स डिसाइल्स परसेंटाइल में बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली फ्रॉम। सुनो बच्चों, ये एक बहुत ही आपका बढ़िया क्वेश्चन है। इस बात को समझो थोड़ा सा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटे आपसे कि कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टिल्स डिसाइल्स परसेंटाइल्स में भी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली फ्रॉम। आप कौन सी चीज, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, इससे थोड़ी ना सर, आप ग्राफिकली ये सारी चीजें किससे निकाल सकते हो? देखो, ये सारी चीजें हम ऑगिव से निकाल सकते हैं, ऑगिव, ऑगाइव, ऑजाइव, जो भी मर्जी प्रोनाउंस कर लो इसको। आप उससे ग्राफिकली क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल्स निकाल सकते हो। सर कैसे? बच्चों, ये जो ऑगिव्स हैं, ये आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है कि एक लेस देन ऑगिव होता है, एक मोर देन ऑगिव होता है। ऑगिव कह लो, ऑजिव कह लो। ये देखो, अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको यहां बना के भी दिखाऊंगा। कुछ ऐसे, ये आपका ये एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे, लेस देन एंड मोर देन ऑजिव्स। जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, यहां, तो यहां कैलकुलेशन होती है मीडियन की, ऐसा हमने पढ़ा है। ये मीडियन की कैलकुलेशन होती है। अगर यहां मीडियन की कैलकुलेशन होती है तो मीडियन कितनी भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रखा है, 50% ट्रांजैक्शन हो गया यहां पे खत्म। तो अगर 50% यहां खत्म हो गया, तो अगर उसमें से मैं 25% माइनस कर दूं तो आप Q1 निकाल सकते हो, 25% एड ऑन कर सकते हो तो Q3 निकाल सकते हो, यानी कि Q3 मीडियन, Q1 ये सब निकल सकता है। तो भाई अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ ही गई है तो आप क्या वहां से क्वार्टाइल्स नहीं निकाल सकते? सर क्वार्टाइल भी हो सकता है। क्या वहां से डिसाइल, परसेंटाइल नहीं निकाल सकते? सर सारा की सारी बातें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी लेस देन और मोर देन ऑगिव में आप यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो ऑगिव्स हैं ये ग्राफिकली आपको लेस देन एंड मोर देन ऑजिव्स जो हैं वो आपको मीडियन देते हैं, और मीडियन के थ्रू आप बाकी सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है जी, ऑप्शन सी बेस्ट है इसमें। ठीक है, सो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था, ग्राफिकली आप क्या यूज करते हो? ऑजिव्स यूज करते हैं सर हम, ये और ये तो नहीं यूज होते सर। हिस्टोग्राम तो अपने आप में फ्रीक्वेंसी की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलीगन तो मिड पॉइंट से आप ऐसे ग्राफ ज्वाइन कर लेते हो, नहीं, दोनों में से कुछ नहीं है। ये लेस देन मोर देन ऑजिव्स आपका यूज होता है। 103, 104, 7th डिसाइल 7n/10 ऑफ द एब्सिसा, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे of that point on the ogive whose ordinate क्या रहेंगे उसके? 7n/10 रहेंगे सर ऑर्डिनेट, है ना। 7th डिसाइल पे 70% फ्रीक्वेंसी कवर हो चुकी है 7th डिसाइल पे। ओके, रैंक ऑफ द मीडियन, रैंक ऑफ द मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हो? मीडियन को कौन सा नंबर वाला रैंक मिलता है? क्वेश्चन ये है, मीडियन को कौन से नंबर वाला रैंक मिलता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों मीडियन का कैलकुलेशन कैसे करते हो? n+1/2 है ना। अगर आपके पास टोटल 7 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो द फर्स्ट पॉइंट इज की अरेंज इट इज इन ईदर असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करके आप n+1/2th
टर्म को ढूंढ लो बस, वो जो रैंक मिलेगा वो आपका मीडियन होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, तो 105 का है ए आंसर। रैंक ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल n+1/4, क्वार्टाइल ढूंढना हो तो n+1/4 कर लो, है ना। तो आप फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढ लोगे। थर्ड क्वार्टाइल का रैंक क्या होगा, n+1/4 इंटू में 3, फॉर्मूला है ये सर रैंक का, है ना। थर्ड क्वार्टाइल ढूंढना तो n+1/4 करो इंटू में 3 करो, 107। उसके बाद बढ़ो बच्चों 108 पे। 108 कहता है रैंक ऑफ kth डीसाइल। सर पहले तो डीसाइल बताओ, डीसाइल क्या होता है। डीसाइल किसको बोलते हैं, n+1/10। अगर आपको रैंक देना मतलब डीसाइल ढूंढना है तो आप डीसाइल कैसे ढूंढोगे, n+1/10। तो अगर मुझे n+1/10 करना है और kth ढूंढना है तो भाई फिर क्या करूंगा, k से मल्टीप्लाई कर दूंगा और क्या करूंगा, है ना। तो k से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पहुंच जाओगे, हो जाएगा। रैंक ऑफ kth परसेंटाइल k+1/100 और साथ में k से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 110 डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n+1/2 फ्रॉम simple frequency distribution dash is equal to the value corresponding to cumulative frequency n+1/2 n plus from simple frequency distribution। तो n+1/2 आप कौन सी वैल्यू निकालते हो, ट्वाइस करके मीडियन को निकालते हो ना सर, n+1/2 मीडियन निकलेगा यहाँ से, सिंपल है n+1/2। डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n+1/4 फर्स्ट क्वार्टाइल, n+1/4 फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू निकलेगी वहां से, ठीक है। तो 111 का बी रहेगा फर्स्ट क्वार्टाइल। डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3n, ये n+1/4 हो गया क्वार्टाइल और 3 से मल्टीप्लाई होगा थर्ड क्वार्टाइल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आप थर्ड क्वार्टाइल इसके थ्रू निकालते हैं। चलिए 112 113 डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n+1/10 है, तो बेटा ये हो गया आपका डीसाइल और kth डीसाइल हो गया ये, है ना, क्योंकि आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर kth डीसाइल हो जाएगा। 113 114 आ जाओ। डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी k n+1/100 n+1/100 परसेंटाइल kth परसेंटाइल हो जाएगा। फॉर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 मीडियन। जैसे ही आपने देखो मिडल मोस्ट वैल्यू निकालनी है ना, मिडल मोस्ट वैल्यू के बारे में अगर बात हो गई तो बच्चों आप वहां पर बात किसके बारे में कर रहे हैं, आप वहां पर बात मीडियन के बारे में कर रहे हैं, बात पक्की है। 116 फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/4। अगर आप n/4 के बारे में बात कर रहे हो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आप फर्स्ट क्वार्टाइल के बारे में बात कर रहे हो, है ना। n/4 मतलब क्वार्टाइल, और n/4 के आगे कुछ नहीं है तो भाई जिसका कोई नहीं उसका 1 है ना। तो 1 n/4 के बारे में बात करो तो फर्स्ट क्वार्टाइल के बारे में आप वहां पर बात कर रहे हो, तो फर्स्ट n/4 दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल। 117 फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3n/4 थर्ड क्वार्टाइल। फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू k n/10 n/10 मतलब डीसाइल, और k से मल्टीप्लाई करते तो kth डीसाइल, है ना। तो kth डीसाइल 118 का ऑप्शन नंबर सी। फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डैश इज इक्वल टू द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/100 n/100 मतलब बोले तो परसेंटाइल, k से मल्टीप्लाई कर दो kth परसेंटाइल, तो ऑप्शन नंबर बी। इन ऑजाइव एब्सिसा कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनेट n/2 मतलब आधा, तो मीडियन की कवर हो गया ना। आधी ऑब्जर्वेशन जब कवर हो जाएंगी तो इसका मतलब वो क्या होगा सर, वो मीडियन कवर हो चुका है आपका, आधी ऑब्जर्वेशन अगर आप कवर कर चुके हो तो, ठीक है। तो मीडियन। उसके बाद इन ऑगिव मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एब्सिसा कॉरस्पॉन्डिंग टू कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर कर चुके हो n/4 CF आप कवर कर चुके हो, तो कहां पहुंचोगे, अगर पहली 25% आइटम्स फ्रीक्वेंसीज को अगर आप एड ऑन कर चुके हो तो भाई पहुंचोगे कहां, फर्स्ट क्वार्टाइल पहुंचोगे ना। तो 121 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन ऑगिव मतलब फिर से वही बेटा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एब्सिसा कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑर्डर 3n, अगर आप 3n/4 यानी कितनी परसेंट आइटम्स को सम अप कर चुके हो 75%, तो कहां पहुंचोगे, थर्ड क्वार्टाइल पे पहुंचेंगे, Q3 बी ऑप्शन करेक्ट है। 122 बी। 123
123 इन ऑगिव एब्सिसा कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनेट kth डीसाइल, तो n/10 हो जाएगा डीसाइल और kn/10 कर लो भाई डीसाइल। ए 123 ए 124 इन ऑगिव एब्सिसा कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनेट kth परसेंटाइल, परसेंटाइल 100 n/100 kth kn/100 124 बी। 125 रैंक ऑफ द मीडियन, अरे साहब रैंक निकालना मीडियन का, निकाल लो। टर्म ढूंढो ना कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले तो अरेंज कर देंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर देंगे। 10 टर्म ये हैं, तो 10 + 1/2 वर्थ टर्म जब आप निकालेंगे तो अरेंज करने के बाद में 5.5th टर्म जो आपकी होगी उसका रैंक वो आपका मीडियन होगा। अब आप कहोगे सर 5.5th टर्म को निकालेंगे कैसे? वैसे बेटे उसने बोला नहीं है मीडियन निकालने के लिए, उसने मीडियन की रैंक पूछी है आपसे, आंसर आ चुका अपना 5.5 ये। लेकिन हाँ अगर आप पूछो सर मीडियन निकालेंगे कैसे, तो बेटा वो पता है ना 5.5th टर्म कैसे निकलेगी, 5th टर्म जो भी अरेंज करके होगी और 6th टर्म जो भी अरेंज करके होगी, उन दोनों टर्म्स का बच्चों हम एवरेज ले लेंगे। तो 5th टर्म और 6th टर्म की वैल्यू, मेरी बात समझ गए हो ना बेटा, 5th टर्म की वैल्यू और 6th टर्म की वैल्यू, इन दोनों टर्म्स की जो वैल्यू का एवरेज आप करेंगे वो निकलेगा मीडियन। फिलहाल उसने वैल्यू नहीं पूछी, मीडियन नहीं पूछा, रैंक पूछा, तो 5.5 डन है। रैंक ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो 7 + 1/4 करके जो आएगा, यानी कि सेकेंड वैल्यू जो होगी वो आपका क्वार्टाइल होगा। सेकंड वैल्यू अरेंज करने के बाद, जैसे मैं यहां पर अगर अरेंज करूं तो सबसे पहले नंबर पे आएगा 3 3 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसके बाद आएगा 4 4 4, तो सेकंड वैल्यू इस केस में आपके पास क्या है 4 4 4 है। तो अगर फर्स्ट क्वार्टाइल पूछता तो मैं बोलता 4 4 4, लेकिन उसने फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा नहीं है, फर्स्ट क्वार्टाइल की रैंक पूछी है बेटा, फर्स्ट क्वार्टाइल की रैंक है सेकंड नंबर आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है। 126 127 फॉर दिस थर्ड क्वार्टाइल, 1 2 3 4 5 6 7 थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालोगे सर, 7 + 1/4 टर्म जो भी है इसका 3 टाइम्स, तो 7 + 1/4 8/4 2 × 3 6th टर्म आपका जो है वो थर्ड क्वार्टाइल का रैंक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 127 का डी ऑप्शन आपका रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है 127 का डी। ओके 128 प्राइस पर केजी 45 50 35 किलोग्राम्स परचेज, हमने कितने किलोग्राम परचेज किए सर, ये हमने करे हैं एक इतने पे इतना, इतने पे इतना और इतने पे इतना, तो भाई ये क्या है, ये आपके किलोग्राम्स है ना, फ्रीक्वेंसी है ना, तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी पूछी है, टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब आपसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी, टोटल होंगे 200, 100 + 140 100 + 40 140 140 + 60 कितने हो गए 200 मेंबर हो गए ना टोटल, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई 200। ओके सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके फाइन, द लेंथ ऑफ ए रॉड, द लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड बाय ए टेप 10 टाइम्स। आपने एक रोड की लेंथ को, लंबाई को 10 बार मेजर किया, मापा। यू आर टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ ए रोड बाय एवरेजिंग दीज 10 डिटर्मिनेशन। देखो मैंने एक ये ना, ये मान लो सपोज ये लेंथ ऑफ ए रोड, ये एक रोड है ना, इसकी लेंथ को मैंने एक बार मापा सर, दूसरी बार मापा सर, तीसरी बार मापा सर, 10 बार मापा। अब 10 बार माप लिया और मैं कहता हूं कि भाई सुटेबल, इसकी एवरेज लेंथ निकालो, एवरेज लेंथ, तो बेटा क्या निकालेंगे, एवरेज लेंथ मतलब एवरेज निकाल लो। अब यहां एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा सिंपल अर्थमेटिक मीन से निकालो। देखो हमेशा याद रखो बच्चों कि सिंपल जो रेट्स वाले, रेशोज वाले क्वेश्चन होते हैं, रेट्स वाले, रेशोज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो आपके होते हैं ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक, और जो आपके स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं हार्मोनिक मीन से। स्पीड वाले क्वेश्चन ध्यान रखें, जैसे वो पीछे एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था, वो
भाई एक एरोप्लेन इतने स्पीड से गया फिर इतनी स्पीड से वापस आया, तो भाई स्पीड वाला क्वेश्चन है, तो एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड कहाँ से निकलेगी? हार्मोनिक मीन से निकलेगी, ठीक है। और वैसे जो रेशो हो, रेट्स हो, ठीक है, तो ये आपके जीएम से निकलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन से। और यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो आपकी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लेंथ है रोड की, सब 10 बार माप ली, अब सबसे बढ़िया एवरेज कैसे निकले? सिंपल अर्थमेटिक मीन, 10 के 10 बार लेंथ जोड़ दो, 10 से डिवाइड कर दो, बढ़िया है, अपना अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। लो जी लो, बात सुनी और बात आ गई। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 130 के आपने क्या किया सर, एक अ पर्सन परचेजेस 5 रुपी वर्थ ऑफ एग्स फ्रॉम 10 डिफरेंट मार्केट्स, you are to find the average number of eggs per rupee for all the markets taken together. What is the suitable form of average in this case? Okay, अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि 5 रुपए के आपने एग खरीदे 10 डिफरेंट मार्केट से। मान लो मैं पहली मार्केट में गया, 5 रुपए का एक एग मिला, 5 रुपए का एक एग मिला। अब यहां पर जो 5 रुपए का एक एग मिला है भाई, तो यहां पर रेट क्या लगा? 5 रुपए पर एग। अगली मार्केट में गया, वहां 5 रुपए में 2 मिल गए सर, 2 एग मिल गए, ठीक है, तो रेट क्या लगा? 2.5 रुपी पर एग। तीसरी मार्केट में गया तो 5 रुपए में कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, 5 रुपए में कोई एग ही नहीं मिला। सर वहां रेट क्या है? वहां 7 रुपए पर एग का रेट था, तो 5 रुपए में कहां से देगा मेरे को? दिया ही नहीं उसने। रेट लगा 7 रुपए, तो मिला ही नहीं एग। तो इसका मतलब ये रेट्स वाला क्वेश्चन है ना। डिफरेंट मार्केट्स में आपके रेट्स लग रहे हैं। यू आर टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एग्स पर रुपी, ओके, फॉर ऑल द मार्केट्स टेकन टुगेदर। व्हाट इज द सुटेबल फॉर्म ऑफ एवरेज इन दिस केस? अब देखो बच्चों, इसमें रेट्स वाला क्वेश्चन है। वैसे रेट्स वाले क्वेश्चन में प्रायोरिटी आपकी जीएम की रहनी चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो है वो आपको दे रखा है हार्मोनिक मीन पीछे इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर। तो बच्चों इस तरह के इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन है, वेयर यू आर गोइंग इन द डिफरेंट मार्केट्स, यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम द डिफरेंट मार्केट, इन दैट केस द रेट्स क्वेश्चन इफ यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट, देन द बेस्ट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आईसीआई इज देयर एचएम। और कुछ नहीं है बेटा, इसको थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक के अंदर जिसमें थोड़ी क्रैमिंग चलती है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर एचएम है, तो हम इसको ऐसे ही लर्न कर लेंगे कि हार्मोनिक मीन से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ओके, चलिए आगे चलिए। 131 131, you are given the population of India for a course of this. You are to find the population of India at a middle period by averaging these population figure, assuming constant rate, है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड नहीं सॉरी रेट से, है ना, स्पीड अलग चीज हो गई, कांस्टेंट रेट से, यानी रेट हो गया, रेशियो हो गया, मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन आपके ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन कोई नया नहीं है बेटा, ये याद करो, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इस तरह क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो एक परमानेंट स्पीड से बढ़ रही है, एक परमानेंट रेट से जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर जो है पढ़ा था हमने इसको कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बेस्ट मेथड होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए। सो जीएम इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग इट। ओके, चलिए 131, देन उसके बाद आ जाओ 132, 131 हो गया ना, 132, डैश इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अच्छा जी, क्या लीस्ट अफेक्टेड है बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन? देखो बच्चों, ऐसा होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए सर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या है ना, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या है, और फिर बात करेंगे कि क्या लीस्ट अफेक्टेड होता है, क्या क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों, नन। देखो सबसे पहले आप बात करो कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या है। बच्चों मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, एक पॉपुलेशन है मेरे पास, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैंने उसमें से, मेरे पास 1000 यूनिट है पॉपुलेशन की, मैंने उसमें से 10 यूनिट का एक सैंपल निकाला, फिर एक और 10 यूनिट का सैंपल निकाला, फिर एक और 10 यूनिट का सैंपल निकाला, ऐसे करते करते मैंने 5 सैंपल निकाले। तो ऑब्वियसली बात है, पांचों सैंपल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। पांचों सैंपल्स का मीन, सर वो कैसे सेम होगा? वो भी सेम नहीं होगा, बिल्कुल सही है, वो भी अलग होगा। तो अगर सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस हम करते हैं तो क्या उससे मीन इफेक्टेड होता है? सर मीन बिल्कुल इफेक्टेड होता है, मीन बिल्कुल इफेक्टेड होता है। अगर आप सैंपल फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो मीन बिल्कुल इफेक्टेड होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं उन सब के सब 10 सैंपल्स के मीन को, मेरी बात सुनना ध्यान से,
5 ले लो, चलो 5, उन 5 सैंपल, ये पहले का मीन है, ये दूसरे का मीन है, ये तीसरे का मीन है, ये चौथे का मीन है, ये 5वें का मीन है। मैंने 5 अलग अलग सैंपल्स निकाले, पांचों का मैंने मीन निकाल लिया। अगर मैं x की यानी पूरी पॉपुलेशन की वैल्यू में से इन पांचों मीन्स को माइनस कर दूं, ये आ गए मेरे पास डेविएशंस। x की हर वैल्यू में से मीन, x की हर वैल्यू में से मीन, ये मेरे पास आ गए डेविएशंस। और अगर मैं इन डेविएशंस का स्क्वायर करके, एवरेज करके स्क्वायर रूट कर दूं, तो आपको दिख रहा है ये मैं किसकी तरफ मूव ऑन कर चुका हूं बेटा, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले की तरफ मूव ऑन कर चुका हूं। और जब आप इन डेविएशंस का स्क्वायर करके, उनका सिग्मा करके, उसकी सिंपल अर्थमेटिक मीन, देखो अब डेविएशन के स्क्वायर का सिग्मा करके आप उसका भी एवरेज ले रहे हो, और एवरेज करने के बाद में जब आप उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, तो स्क्वायर रूट बच्चों बहुत कम इफेक्टेड होता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, स्क्वायर रूट जब आप किसी चीज का कर देते हो ना, ट्रांजैक्शन वैसे ही स्मॉल हो जाती है। ठीक है, आपने उसका मीन भी लिया, उसका स्क्वायर रूट भी किया, तो बहुत कम इफेक्ट जो है वो पड़ेगा, यानी लीस्ट अफेक्टेड पड़ेगा स्टैंडर्ड। यानी अब अगर आप पहले वाली ट्रांजैक्शन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, दूसरे वाले का निकालो, तीसरे का निकालो, चौथे का निकालो, पांचवें का निकालो, इनके सभी के स्टैंडर्ड डेविएशन आपस में बहुत कम डेविएशंस पे आपको दिखेंगे। सभी वैल्यूज लगभग आपको इक्वालिटी की तरफ मूव ऑन करती हुई दिखेंगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब बच्चों, जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन दिस सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है बेटा, x की हर वैल्यू में से आपने मीन करके डेविएशन ली, डेविएशन की स्क्वायर करी, स्क्वायर का सिंपल अर्थमेटिक मीन किया, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया, तो वैल्यूएशंस का डिफरेंस करके वैल्यूएशंस काफी छोटी हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, लीस्ट अफेक्टेड रहेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लीस्ट अफेक्टेड रहेगा। 132 का आंसर आएगा ए। 133 रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज, अरे वाह 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 वाह, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। बच्चों ऐसे तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूं इसको पढ़ना कैसे है। सुनो, डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स माइनस एक्स बार, डेविएशन फ्रॉम मीन, ये हो गया डेविएशन फ्रॉम मीन। अब पढ़ो इसका अगला स्टेप, जोड़ो, यहां तक ले लो स्क्वायर, अगला स्टेप ले लो मीन कैसे लोगे, सिग्मा अपॉन एन, ये हो गया मीन। रूट, सर ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर्मूला बन गया कि नहीं बच्चों? लेकिन पढ़ने का तरीका समझो। देखो सीधा पढ़ोगे नहीं बनेगा फॉर्मूला, उल्टा पढ़ोगे पड़ेगा। डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, मीन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का सिग्मा अपॉन एन, ये हो गया मीन। रूट उसका स्क्वायर रूट, व्हाट इज द फॉर्मूला, स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये है 133 का ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कौन सा मेजर है सर? रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव मेजर क्या होते हैं बच्चों? पढ़ा होगा आपने चैप्टर की थ्योरी में। थ्योरी क्यों, प्रैक्टिकल में जब आप डिटेल करोगे तो आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव मेजर्स होते हैं जब समथिंग, इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद समथिंग एंड दैट इज अ यूनिट फ्री नंबर, है ना, वो यूनिट फ्री, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये यूनिट फ्री नंबर है। ये आपका जो है एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, ये आपका रिलेटिव मेजर है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बच्चों, ये आपका रिलेटिव मेजर नहीं है। ये आप क्या कर रहे हो, देखो x की हर वैल्यू में से x बार माइनस कर रहे हो, डेविएशंस फ्रॉम मीन का स्क्वायर करके, उसका मीन करके उसका स्क्वायर रूट ले लिया। देयर इज नथिंग इन डिनोमिनेटर, देयर इज एवरीथिंग इज इन न्यूमरेटर, है ना। तो ये यूनिट फ्री नंबर नहीं है, ये आपका कौन सा मेजर है? एब्सोल्यूट मेजर है। थ्योरी में पढ़ें और मैंने बता भी दिया आपको प्रैक्टिकली व्हाई इट इज एन एब्सोल्यूट मेजर, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका एब्सोल्यूट मेजर है। हाँ, अगला ही आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका रिलेटिव मेजर है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आप क्या करते हो बच्चों, सीवी जब निकालते हो तो क्या करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो सर आप। तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने मीन से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज में निकाल लिया, पहली बात। दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज किलोग्राम में था, मीन आपका सपोज किलोग्राम में था, किलोग्राम अपॉन किलोग्राम। अब जो नंबर निकल के आ गया सीवी, वो आपका यूनिट फ्री नंबर निकल के आ गया। तो 135 का आंसर रहेगा रिलेटिव मेजर, दैट इज बी, सीवी रिलेटिव मेजर है। डैश डेविएशन इज कॉल्ड इन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, पहले बेटा लिखो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है सर? इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल मतलब क्वार्टाइल के बीच में, Q3 माइनस Q1, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है। इसका सेमी का मतलब बाय 2, है ना। तो क्या बन गया सर? ये देखो, पहले तो आपको बात समझ में आ गई ना,
इंटर क्वार्टाइल मतलब दो क्वार्टाइल्स के बीच में रेंज क्या है, Q3 माइनस Q1, उसका सेमी, सेमी मतलब उसका आधा, तो भाई बन क्या हो गया, ये क्वार्टाइल डेविएशन बन गया ना, तो दिस इज क्वार्टाइल डेविएशन। 136 का ऑप्शन नंबर सी। 137 dash deviation is defined as half the difference between the lower and the upper quartile Q3, lower quartile Q1, हाफ इसका आधा, क्या बोलेंगे इसको, क्वार्टाइल डेविएशन बोलेंगे सर, अभी तो बताया, क्या बोलेंगे इसको, क्वार्टाइल डेविएशन। 137 का ऑप्शन नंबर ए। ओके 138 क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इज, भाई क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो आप इसमें पहले Q3 निकाल लो, अरेंज तो है ही है ना, Q3 निकाल लो, Q1 निकाल लो, और भाई फिर लगा दो अपना Q3 माइनस Q1/2 करके दिखाऊं क्या, मानोगे नहीं क्या ऐसे, रुको Q1 निकाल लो, फिर Q1 है ना। फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकलता है भाई, फर्स्ट क्वार्टाइल सर इंडिविजुअल सीरीज है, n+1/4 टर्म जो होगी ना वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगी, तो n 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7+1/4 दैट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म है ना, तो सेकेंड टर्म क्या है, वो है 3, तो Q1 आ गया सर आपके पास 3। ऐसे ही बेटा Q3 निकाल लो एक बार, Q3 कैसे निकलेगा बेटा, n+1/4 टर्म मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा मुझको, है ना, तो n+1/4 दैट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, सेकेंड टू 3 सिक्स्थ टर्म आपके पास, सिक्स्थ टर्म कौन सी है सर, सिक्स्थ टर्म 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म 6 है सर, सिक्स्थ टर्म तो 6 ही है सर, तो ठीक है, ये आ गया आपके पास Q3, ये आ गया Q3। अब मैं क्वार्टाइल डेविएशन अगर निकालना चाहता हूं तो Q3 माइनस Q1/2 है ना, Q3 माइनस Q1/2, तो दैट इज 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 1.5, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 1.5, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। बोलो ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, ये था ना कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो भाई ये क्या भद्दा मजाक है अपने पास, लो बेटे, इस भद्दे मजाक को भी सॉल्व करते हैं, एक मिनट रुको, फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, है ना, Q3 माइनस Q1 ओके अपॉन Q3 प्लस Q1 फाइन इंटू 100। अब इस भद्दे मजाक को ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा, मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, एक भद्दा मजाक हमने भी कर दिया इनके साथ। ऊपर बेटे इस भद्दे मजाक का नतीजा निकला, ऊपर बन गया क्वार्टाइल डेविएशन, और नीचे इस भद्दे मजाक का नतीजा निकला मीडियन, है ना, देखो ना, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल थर्ड अपर क्वार्टाइल के बीच में मैंने एवरेज निकाल दिया तो मीडियन निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक करो आंसर कहाँ है, आंसर कहाँ है सर, पहला ही आंसर है सर, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का नॉर्मल फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया बाय 2 करके। भाई वो स्मार्ट है, हम और भी ज्यादा स्मार्ट है, चेंज करेगा चेंज कर देंगे, हम भी चेंज कर देंगे। 140 मीन ऑफ द डेटा, यार अब ये निकालना थोड़ी बताऊंगा यार, सम ऑफ एन, सम करके और एन से डिवाइड कर देना हो जाएगा। 141 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अभी बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 कर दो, है ना, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV का फॉर्मूला बनता है, इट्स ट्रू। अब 142 में वो खुद बोल देता है यार, मीन 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.6 है, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के दिखा दो। अब भाई देखो बोलेगा तो यार हमको निकाल के तो दिखाना पड़ेगा, देखो है ना, बोल रहा है, रुको, कहता कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.6, मीन है 5 इंटू 100, चेक करो 260 अपॉन 5 52 एलो जी, है ना। 142 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 142 का डी ठीक। इफ मीडियन इज इक्वल टू 5, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 1.5, देन द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज, अभी मैंने बेटा आपको कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100, लेकिन बच्चों अभी हमने इसको दूसरा फॉर्मेट भी दिया था ना,
ऊपर रखो क्वार्टाइल डेविएशन, अभी ऊपर जो बद्दे मजाक वाला क्वेश्चन था जो, अपॉन मीडियन इनटू में 100 करो, राइट। तो क्वार्टाइल डेविएशन 1.5 अपॉन मीडियन 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या रहेगा सर, ये हो गया 20 इंटू में 1.5 30 इज योर आंसर। तो 143 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 144 अर्थमेटिक मीन, यार ये नहीं निकालूंगा यार, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन वाह जी वाह, इतना लेवल ऊपर करके अब इतना लेवल नीचे, सबका सम वो है नहीं यार, है ना। मोस्ट यूजफुल अमंगस्ट ऑल द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज, देखो आपकी थ्योरी में बच्चों ये वाली बात बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बहुत बार लिखी है, सबसे बढ़िया मेजर ऑफ सेंट्रल, सबसे बढ़िया जो आपका डिस्पर्शन टूल है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। वजह उसके पीछे बच्चों क्या रहती है कि आप x की हर वैल्यू में से जब मीन माइनस करते हो, डेविएशन लेते हो, डेविएशन का स्क्वायर लेते हो, उसका सिंपल अर्थमेटिक मीन लेते हो, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेते हो, तो आप उसका अच्छी तरह से ऐसी की तैसी कर चुके हो। तो डिस्पर्शन की वैल्यूएशंस की फैलाव जो डिस्पर्शन है उसको काफी हद तक आप यू कैन से स्मॉलेस्ट है ना, उसकी काफी हद तक उस फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यूएशंस को आप यूज कर चुके हो, तो इस फॉर्मेट में कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेसी की तरफ काफी हद तक बढ़ चुका होता है। तो इसीलिए आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सबसे अच्छा टूल है। सो मोस्ट यूजफुल अमंग ऑल द डिस्पर्शन टूल इज स्टैंडर्ड डेविएशन 145A। फॉर द ऑब्जर्वेशन दिस रेंज, अरे हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करो रे, हाईएस्ट 10 स्मॉलेस्ट 1, तो रेंज कितना होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 9 रेंज है आपका 10 माइनस 1। 147 147 अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ट्राइज टू एस्टिमेट द सेंट्रल वैल्यू, इसमें क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखो सेंट्रल टेंडेंसी करता ही क्या है यार, सेंट्रल वैल्यूज की तरफ ही तो एवेल्यूएट करते, चाहे मीन निकाल लो, चाहे मीडियन, चाहे मोड, है ना। मीन आप वैल्यू वाइज एवरेज कर लेते हो, मीडियन आपका पोजिशनल एवरेज होता है, और मोड आपका जो होता है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर होता है। ऐसे ही आपका जीएम और एचएम अलग से जो एवरेजेस होते हैं वो रेट्स वगैरह के लिए यूज होते हैं, है ना। तो यस, तो सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल वैल्यू की तरफ कैलकुलेशंस करती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉन एज एवरेजेस कहते हैं सर इसको, और क्या कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे इसको, एवरेजेस ही निकाल रहे हैं तो एवरेज ही बोलेंगे भाई। मीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ट्रू, अभी मैंने प्रूव करके दिखाया था। मान लो मेरे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में एक वैल्यू बदल दी, जो बदली उसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू लगा दी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्सट्रीम, मान लो एक्सट्रीम वैल्यू बदल दी, कोई भी वैल्यू, एक एग्जांपल लेता हूं, चलो मेरे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, सपोज एक थी वैल्यू 2, एक 5, एक 7, एक 4, एक 10, लो ठीक है जी। तो मेरी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या है, यहां पर एक्सट्रीम वैल्यूएशन क्या है, या तो स्मॉलेस्ट ये एक्सट्रीम है 1, या लार्जेस्ट ये भी एक्सट्रीम है, दोनों मेरी एक्सट्रीम वैल्यूएशंस है। अब बच्चों इन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूएशन, ये दो मेरी एक्सट्रीम वैल्यूएशन है, मैंने इन सभी वैल्यू से पहले मीन निकाला, लो एक मिनट रुको, मीन निकाल लो सर, इसका मीन 2 + 1 3, 8 और 7 15 और 4 19 10 29 अपॉन 1 2 3 4 5 6, इट्स 4.833 एंड सो ऑन, ओके। अब मैंने एक एक्सट्रीम वैल्यू बदल दी सर, मैंने ये 10 हटा दिया सर, इसकी जगह पर एक्सट्रीम वैल्यू मैंने लगाई 8 या 12, कुछ भी। बेटे अब जरा आप मीन निकाल के देखना, क्या 4.83 आएगा सर, अरे बदल चुका होगा ना यार। तो मीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज विच इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन, सर क्यों बेटे, मीडियन में तो बीच की वैल्यूज यूज होती है ना सर, शुरू की और आखिरी की वैल्यू क्या करनी है अपने को, ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, पता ही नहीं है अगर शुरू की और आखिरी की, तब भी क्या प्रॉब्लम है, मीडियन तो निकलेगा भाई। और क्वार्टाइल डेविएशन शुरू की 25 और आखिरी की 25 यूज नहीं करेगा। फर्स्ट क्वार्टाइल 25th टर्म है, थर्ड क्वार्टाइल 75th टर्म है, समझ रहे हो। तो पहली 25 आखिरी की 25 क्वार्टाइल डेविएशन में उसने भी यूज नहीं होना। तो इसका मतलब सर कमाल हो गया, मीन का इफेक्ट है। हाँ सर, मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बात ध्यान रखें आप। तो ठीक है सर, मीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यस सर ट्रू है। चलो आगे बढ़ो, मीन फिर वही यार, फिर वही लो स्टैंडर्ड, मैं नहीं निकाल लूंगा, बिल्कुल भी नहीं, खुद ही निकालना।
मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन यार कर लेना। 151 151 द सम ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द सेंट्रल वैल्यूज एंड द अर्थमेटिक मीन सर 0। सम सिग्मा किसका, सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यूज यानी x माइनस एक्स बार, इन सब का एक्चुअल का सिग्मा कर दोगे तो प्रॉपर्टी थी भैया मीन की, आंसर कितना आता है 0। पर ध्यान रहे बेटे, बिल्कुल ध्यान रहे, ये कौन सी वैल्यूज हैं, एक्चुअल हैं सर, एक्चुअल हैं, ये एक्चुअल हैं, एब्सोल्यूट ना कर लेना, ये ना कह देना सर सिग्मा सर क्या ये भी 0 है, बेटे ये नहीं है 0, क्या बात कर रहे हो, ये नहीं है 0 है ना। ये कौन सा डेविएशन है, ये एब्सोल्यूट डेविएशंस है। ये कौन सा डेविएशन है, ये एक्चुअल डेविएशन है। अगर एक्चुअल डेविएशंस लोगे तो सम 0 आएगा, एब्सोल्यूट डेविएशंस लोगे तो सर सम 0 नहीं आएगा। हाँ, मीडियन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अगर एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हो तो मीडियन का एब्सोल्यूट डेविएशन मिनिमम होता है। हाँ, लेकिन वो मीडियन का होता है, 0 वो भी नहीं होता, मिनिमम होता है, मीन में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। राइट, क्लियर। चलो तो फिर क्या क्या पढ़ कर रहा था मैं यहाँ पे, व्हेन द अल्जेब्रिक सम ऑफ, अच्छा ऊपर हो गया एक्चुअल डेविएशन तो सम क्या रहेगा 0। व्हेन द अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज नॉट इक्वल टू 0 द फिगर ऑफ अर्थमेटिक मीन इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल सही है, और क्या भाई, एक बात बताओ, अगर आपका हमारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, अगर मान लो क्वेश्चन है ना, अब आप एक बात बताओ, अगर सिग्मा x माइनस एक्स बार भाई इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए, नहीं है 0, द फिगर ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो भाई ये आप जो माइनस कर रहे हो भाई ये गलत है, और क्या इज नॉट करेक्ट है ना। वो अगर करेक्ट हो तो, अगर आप वो करेक्ट है और आप x माइनस एक्स बार करके वो डेविएशन ले रहे हो तो सिग्मा 0 नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं सकता सर, आपकी मीन की प्रॉपर्टी को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ये कैसे बनेगी बात, ठीक है ना, वो गलत है। ओके, इज नॉट करेक्ट। 153 इन द प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, नंबर ऑफ शर्ट्स 30 से 32, 33 से 35, 36, अच्छा चलो ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रीक्वेंसी है सर, ये आपके पास x है, ये आपके पास साहब f है। द एज्यूम्ड मीन इज, भाई ऐसा देखो, मेरी बात सुनना, बुरा ना मानना भाई, एज्यूम्ड मीन जो चीज ही एज्यूम होती है उस पर कोई किसी का बस चलता है भाई, एज्यूम्ड मीन यही होना चाहिए, गलत है ये बात, ठीक है ना। तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, इस बात को यहीं छोड़ दो, दबा दो इस बात को, यहीं छोड़ दो। अरे एज्यूम्ड मीन के बारे में बात कर भाई, एज्यूम्ड मीन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन भैया एज्यूम्ड नंबर होता है, जो हमें ठीक लगे वो एज्यूम होता है। हाँ, एक बात मैं मानूंगा स्टैटिस्टिक्स की, कि एज्यूम्ड मीन की कैलकुलेशन करते हुए आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि कैलकुलेशन मिनिमम होना चाहिए, बात मान गए। कैलकुलेशन मिनिमम के लिए इफ देयर आर ओड ऑब्जर्वेशन in the continuous frequency series, then the middle most number will give you the less complications, यानी आपकी कैलकुलेशन मिनिमम होगी, आपका कॉम्प्लिकेशन कम से कम होगा। पर ये भी जोर जबरदस्ती थोड़ी ना यार, एज्यूम्ड मीन आप खुद सोचो, कॉमन सेंस, दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग लगाओ। एज्यूम्ड मीन जो चीज ही एज्यूम्ड है उसके ऊपर आप एज्यूम्ड मीन के ऊपर कंपल्शन थोड़ी लगा सकते हो। तो आइए मैं सिखाता हूं फिर भी आपको। यहां पर आपका मिडिल मोस्ट नंबर कितना है 31, यहां पर 32 थोड़ी ना यार, 34 सॉरी 34, अगला 37, अगला 40, अगला 43, ठीक है। तो चलो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो सबसे अच्छा क्या रहेगा 37 ले लो, क्योंकि एज्यूम्ड मीन अगर मैं 37 लूंगा तो मैं डेविएशंस कैसे लूंगा, 31 माइनस 37, 34 माइनस 37, ठीक है ना, 37 माइनस 37 0, 37 इससे, फिर इससे, मैं इन सबसे डेविएशंस लूंगा, डेविएशंस विल बी द मिनिमम इफ यू विल टेक इट फ्रॉम 37। इफ दिस डेविएशंस विल बी टेकन फ्रॉम 31, 34, 40, 43, तो फिर वो डेविएशंस मिनिमम नहीं आएंगे और हमारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, इस बात को बिल्कुल समझते हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा बच्चों, फिर भी ये जबरदस्ती नहीं है कि आप 37 अगर एज्यूम्ड मीन नहीं लोगे तो आपका आंसर गलत होगा, भाई आंसर तब भी वही आएगा। ऑलराइट, क्लियर।
तो चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब अगर जिद कर रहे हैं तो हम 37 कहते हैं, क्योंकि बीचों बीच का नंबर 37 है। ठीक है जी, तो ओके है बात, डन हो गया, पॉइंट क्लियर। ओके, तो लेकिन एक शर्त है बेटा, ये बीचों बीच का नंबर भी तभी फेवरेबल रहेगा जब आपकी सीरीज कैसी रहेगी, जब आपकी सीरीज रहेगी ऑड। अब यहां पर 5 नंबर ऑफ टर्म, 5 आपके जो हैं क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, तो इसमें 37 ओके है। अगर ये इवन होती तो फिर मेरी मर्जी थी भाई, मिडल में से किसी को भी एज्यूम कर सकता हूं मैं। और मैं आपको और बताता हूं एक बात, बच्चों जिस पे एज्यूम हो गया ना, तो एज्यूम का मतलब ये भी नहीं होता कि 37 ही लेना है या 34 लेना है 40। एज्यूम का मतलब होता है इस सीरीज के बाहर भी किसी भी नंबर को आप एज्यूम कर सकते हो। आंसर सबसे डेविएशंस जब हम लेते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नहीं समझता बेटा ये कोई एक ढंग का क्वेश्चन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। 154 इन द प्रॉब्लम दिस द एज्यूम्ड लॉजिक। अब ये इवन हो गया, लो ये इसका मिडल मोस्ट नंबर है 2, इसको निकालना पड़ेगा यार। 3 + 8/2 5.5, अगले वाले का 8 + 15/2 11.5, अगले वाले का 15, वैसे अगले वाले का निकाले करूँ क्या, एक्सट्रीम है वो तो, +26/2 20.5। अब आप मुझे बताओ भाई 5.5 एज्यूम करूं, भाई मेरी मर्जी है। 11.5 एज्यूम करूं, भाई ये भी मेरी मर्जी है। मैं इन दोनों को ना लूं भैया, कुछ और ही ले लूं, वो भी मेरी मर्जी है। तो भाई अब अगर आप फोर्सफुली मुझे कहो कि सी ऑप्शन ठीक है, लो जी डी भी दे रखा है, डी ठीक है, तो भाई मैं इसको कैसे करेक्ट करूं। तो फिलहाल आपका ऑप्शन यहां पर सी ठीक है, मान लेते हैं भाई सी ठीक है, लेकिन डी भी ठीक है, सी भी ठीक है, और कुछ और हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि एज्यूम्ड नंबर पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। एज्यूम्ड नंबर होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, वो कुछ भी हो सकता है, हमारे को जो पसंद आता है हम उसको एज्यूम्ड मीन के तौर पे लेते हैं, और आंसर हर नंबर से सेम निकल के आता है। चलो जी कोई बात नहीं, क्या खुशी मिल रही है किसको टिक करने पे, 11.5, चलो जी 11.5 ठीक है। ध्यान में रख लेना बच्चों, बाकी ऐसा कुछ क्रैमिंग नहीं इसमें करना होता है एज्यूम्ड मीन में। ओके, 155 the average of a series of overlapping averages, each of which is based on a certain number of item within a series is known as बच्चों ऐसा है, देखो ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें डला पड़ा है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि टाइम सीरीज आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना, टाइम सीरीज आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी इसमें मैं बताता हूँ आपको होता क्या था। इसमें ऐसे जैसे x की सीरीज दे रखी होती है, आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू है 5, वैल्यू है 7, वैल्यू है 9, वैल्यू है 12, वैल्यू है 13, कोई भी वैल्यू x की है ना, तो हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें मूविंग एवरेज निकालते हैं। मूविंग एवरेज जैसे एक और वैल्यू 15 है ना, तो हम इसमें मूविंग एवरेज निकालते हैं। जैसे इन दोनों की एवरेज ले ली फर्स्ट और सेकंड टर्म की, फिर हमने इन दोनों की एवरेज ले ली, फिर इन दोनों की एवरेज ले ली, है ना। इसको लिख दिया यहाँ पे कि इसका एवरेज क्या आया, कितना आया, 7 और 5 12, 6 आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले का, तीसरे वाले का। फिर हम क्या करते थे, पहले ऊपर से एक छोड़ के फिर एवरेज ले ली, फिर एवरेज ले ली, ऐसे ही करते थे। टाइम सीरीज चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन हुआ करते थे। इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं साहब, क्योंकि एवरेज जो है ना, आप सिस्टमेटिकली आगे मूव ऑन कर रहे हो, और जब आप एवरेज आगे मूव ऑन कर रहे हो तो आप उस एवरेज को और स्मूथ कर रहे हो। अभी जो आपकी एवरेजेस आ रही हैं वो ये जो पहली 2 टर्म की एवरेज आई, फिर अगली टर्म की एवरेज आई, फिर अगली, ये एवरेज कुछ और है। जैसे जैसे आप इसको आगे मूव ऑन करते चले जाते हो तो आप एवरेजेस को एक तो मूव कर रहे हो और एवरेजेस को और ज्यादा स्मूथ कर रहे हो। अगला ही क्वेश्चन है, डैश एवरेजेस इज यूज फॉर स्मूथिंग ए टाइम सीरीज। तो यस, मूविंग एवरेज को हम यूज करते हैं अगर हम टाइम सीरीज को स्मूथ करना चाहते हैं तो बेटे ऐसा है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है दोनों क्वेश्चन, बट ये है कि आप इसको कर लो, बस इतना ही। ये मैंने आपको माइंड में एक इमेज भी बना दी कि एवरेज इस तरह से हम
पहले दो की फिर एक ऊपर से छोड़ के फिर दो की एवरेज ले लेते हैं, फिर हम तीन की एवरेज ले लेते हैं, ऐसे हम मूव ऑन करते हैं इसको ना एवरेज इसको, तो इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो बस माइंड में रख लो कि ये हुआ करता था टॉपिक, क्वेश्चन अभी तक हटाया नहीं है, टॉपिक हट चुका है, तो चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही होगा, डैश एवरेज इज यूज फॉर स्मूथिंग ए टाइम सीरीज, तो मूविंग एवरेज इज यूज्ड। 157 पूल्ड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड। बच्चों ऐसा है, पूल्ड मीन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। पूल्ड मीन होता है कंबाइंड मीन। पूल, किसी चीज को पूल, इकट्ठा, है ना, पूलिंग करना, इकट्ठा करना, तो इकट्ठा मतलब ग्रुपिंग, ग्रुप वाला मीन, है ना। तो मतलब कौन सा मीन, ग्रुप्ड मीन, यानी कि कंबाइंड मीन। तो 157 का ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है, ठीक है। तो आप यहां कहीं लिखा नहीं है इसको मटेरियल के अंदर, लेकिन आप ध्यान रख लेना कि पूल्ड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड विच मीन ग्रुप्ड मीन या कंबाइंड मीन इसको बोलते हैं। चलो 158 हाफ ऑफ द नंबर्स इज एन ऑर्डर्ड सेट हैव वैल्यूज लेस देन द डैश एंड हाफ विल हैव वैल्यूज ग्रेटर देन द डैश। तो बेटा ये मीडियन ही है ना, आधी वैल्यू मीडियन से कम है और आधी वैल्यू मीडियन से ज्यादा है। यहां पर मीडियन पुट करके देखो, तुम्हारे को अपने आप ही सेंस दिख जाएगी। मीडियन तो आधी वैल्यू मीडियन से कम है और आधी वैल्यू मीडियन से ज्यादा है। 159 द मीडियन ऑफ दिस, अरे यार मीडियन निकालने बताऊं, अब करो, अरेंज करो सीरीज को। 27, देन उसके बाद 27 के यार 26, 26, देन 27, देन उसके बाद में 30, उसके बाद में 37, उसके बाद में 44, 42, 42, 44, 51। नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 है, तो सर मीडियन कैसे निकलेगी, मीडियन निकलती है n+1/2th टर्म। तो 7+1/2 दैट इज इक्वल टू 7 8 8/2 फोर्थ टर्म कौन सी है सर, 37। तो 37 जो है वो आपका हो गया इस केस में मीडियन। तो 159 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके चलो 160 फॉर एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज द मीडियन इज द। भाई देखो, अगर आपके पास ऑड टर्म हो तो मीडियन कैसे निकलता है, n+1/2 करके, और अगर आपके पास इवन हो तो मैंने क्या बता रखा है आपको, n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म जो होती है ना, इन दोनों की वैल्यू का एवरेज करना होता है। यानी कि बीच की जो दो वैल्यूज होती है, मिडल जो टू वैल्यूज होती है, उनका एवरेज करना पड़ता है, एवरेज ऑफ द मिडल टू वैल्यूज, ठीक है। 160 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 161 in the case of continuous frequency distribution the size of the dash item indicate class interval in which the median lies। भाई कंटिन्यूस में किस में आप मीडियन लाई करते हो, आप पहले कंटिन्यूस की वो सीरीज होती है, सीरीज का फिर सीएफ बनाते हो, सीएफ का n/2th टर्म ही तो चेक करते हो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। n/2th टर्म जो आ गई, उससे बड़े वाला जो नंबर होता है उसको सीएफ में ढूंढ के उसके सामने वाला जो क्लास होती है उसको आप बोलते हैं भाई ये मीडियन क्लास है। उसके बाद उठा के आप फॉर्मूला लगाते हो, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी अपन एफ इनटू आई। तो n/2 टर्म ढूंढते रहे, तो 161 का आंसर नंबर सी करेक्ट है। ओके 162 द डेविएशंस फ्रॉम मीडियन आर डैश इफ नेगेटिव साइन आर इग्नोर्ड। एस्क नेगेटिव साइन आर इग्नोर्ड। बेटे अगर नेगेटिव साइन इग्नोर करते ना तो पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअल डेविएशन नहीं बोलते, इसको एब्सोल्यूट डेविएशन बोलते हैं, एब्सोल्यूट। और ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन मैंने अभी भी डिस्कस करी थी आपसे कि अगर आप x की हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस कर दें और आप एक्चुअल नहीं नेगेटिव साइन इग्नोर करें, नेगेटिव साइन इग्नोर का मतलब होता है मोड लें और इसका क्या करें, इसका डेविएशंस करके इसका सिग्मा करें। बेटे ये सम लिखा नहीं है, वैसे सम लिखना पड़ेगा ना, 10 ये लिख लो यहाँ पे, द सम ऑफ, अब बनेगी ना बात, द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीडियन आर डैश, डैश मतलब मिनिमम इफ नेगेटिव साइन आर इग्नोर्ड एज कंपेयर टू अदर डेविएशंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो भाई सिग्मा एक्स माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल टू मिनिमम, is equals to minimum. Okay, so this is 162 option A correct. 163 है नाइन्थ डिसाइल लाइज इन द क्लास इंटरवल। नाइन्थ डिसाइल कहाँ लगेगा, डिसाइल मतलब 10 n/10 9n/10 है ना, नाइन्थ डिसाइल।
तो 9n/10 में लाई करेगा। चलो 164 90th 9 परसेंटाइल, अरे ये रहा 99n/100 dash is the value of the variable at which the concentration of the observation is the densest मतलब जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा हो। भाई कहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा होती है? मोड की, ठीक है ना। तो अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो 166 वाला, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये रही सर, यहां पर सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन, डेंसेस्ट ऑब्जर्वेशन है, सबसे ज्यादा है ना ऑब्जर्वेशन यहां पर पाई जा रही है, तो ये मोड होगा ना। तो इसका मतलब ये मोड के बारे में बात कर रहा है। 166 हाइट इन सेंटीमीटर, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मोडाल ग्रुप, अरे बताया अभी यार, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो यहाँ पर है ना, सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर है, तो 66 से 68 आपकी मोडाल ग्रुप होगा। ओके आगे कितना हो गया? 166 से 68 ए। 167 a distribution is said to be symmetrical when the frequency rises and falls from the highest value in the इक्वल प्रपोर्शन। बच्चों याद करो, मैंने अभी ये आपको सारी बात जो है बताई थी। ये देखो इक्वल प्रपोर्शन, देखो राइज भी प्यारा सा सिमेट्रिकल हो रहा है यहां तक आधा पार्ट है ना, और फॉल भी प्यारा सा सिमेट्रिकल हो रहा है बाकी का बचा हुआ आधा पार्ट। तो इसका मतलब बच्चों हम कहेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल कहेंगे अगर उसका जो राइज है और जो फॉल है, ठीक है ना, फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू और जो गिरता है वो इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल एक हिस्सा बढ़ता है और इक्वली प्रोपोर्शन उसका फॉल हो जाता है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? डिस्ट्रीब्यूशन सर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके। डैश लाइज ऑलवेज इन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड मोड, बच्चों मीडियन, और ये किस में पाया जाएगा? एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सर क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो साहब मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। मैंने अभी आपको ये नॉलेज दी थी। ये देखो यहां पर जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यहां मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, और जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करेगा कि कैसा एसिमेट्रिकल है। क्या वो आपका जो है राइट हैंडेड राइटली सिक्यूर्ड है ना, लेफ्ट साइडेड सिक्यूर्ड है ना, यानी पॉजिटिवली या नेगेटिवली सिक्यूर्ड है। अगर वो आपका पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है तो आपका मोड सबसे छोटा होगा, उसके बाद आपका मीडियन होगा, उसके बाद आपका मीन होगा। और अगर वो लेफ्ट साइड सिक्यूर्ड है, नेगेटिवली सिक्यूर्ड है, तो मीन सबसे छोटा, उसके बाद मीडियन, और उसके बाद रहेगा मोड। तो लेकिन इक्वल तो नहीं होगा ना। और अच्छा दोनों केस में एक बात पक्की है सर, एक बात पक्की है सर, मीडियन बीच में ही है। ये देखो मीडियन बीच में है। किसके बीच में है? मोड और मीन के बीच में ही मीडियन है। बस तो यही तो पूछ रहा है वो आपसे, और क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है। डैश लाइज ऑलवेज बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड मोड, तो मीडियन लाइज ऑलवेज अर्थमेटिक मीन एंड मोड। 169 बच्चों, लॉगरिथम ऑफ द जीएम इज द डैश ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज। बच्चों ऐसा होता है, देखो जीएम वाला क्वेश्चन जो है वो आपका वेटेड मीन को बिलोंग करने वाला क्वेश्चन होता है, सिंपल मीन वाला नहीं होता, वेटेड मीन वाला होता है। क्वेश्चन के बारे में कहीं कुछ मैट के अंदर, कुछ आईसीए मॉड्यूल के अंदर कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है ना ही कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहीं पे है। तो बाकी इतना है कि ज्योमेट्रिक मीन आप इंडेक्स नंबर में पढ़ेंगे, वो वेटेड मीन होता है ना। तो वो उस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो लॉगरिथम भी यूज होता है इंडेक्स नंबर के अंदर। तो इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर आप लर्न कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर में ज़्यादा क्लियर ये क्वेश्चन हो जाता है कि किस तरह से कैलकुलेटेड वेटेड मीन का होता है, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को क्रैम कर सकते हैं कि वेटेड मीन ही ज्योमेट्रिक मीन से कंबाइंड है। सेंट्रल टेंडेंसी वाले में कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज की नहीं है, तो इसको लर्न कर लो। डैश इज नॉट मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। हाँ जी, इज नॉट मच मतलब ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता। तो भाई इज नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। देखो अगर हम बात करें यहां पर कि कौन सा अफेक्टेड नहीं होता, देखो एएम इफेक्टेड होता है साहब, एचएम भी होता जीएम भी है, लेकिन अब उसका क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सबसे कम इफेक्टेड होता है।
तो मैं आपको बताऊं, नॉट मच मतलब ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता। तो जीएम नहीं होता सर, जीएम क्यों नहीं होता बच्चों? एक्चुअली में ज्योमेट्रिक मीन आपके सभी नंबर्स का प्रोडक्ट, मान लो 5 नंबर है, x1, x2, x3, x4, x5, इन पांचों नंबर के मल्टीप्लीकेशन का फिफ्थ रूट भी आएगा आगे। रूट लेने के, फिफ्थ रूट लेने के बाद इसकी पावर 1/5 एंड देन वी विल सॉल्व इट। तो जो अगर मैं अब एक आधा नंबर इसमें से चेंज कर दूं, मैं इसको हटा के इसकी जगह पे कोई दूसरा नंबर डाल दूं, तो बेटे उसके बाद जब जीएम निकालूंगा तो जीएम का अगला दोबारा से प्रोसीजर क्या होगा? फिर से मल्टीप्लीकेशन एंड एनथ रूट। जब आप उसका एनथ रूट लेते हैं तो इफेक्ट बहुत मिनिमल सा पड़ता है, बहुत कम सा पड़ता है एज कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला एंड एज कंपेयर टू एचएम की कैलकुलेशन का फॉर्मूला, है ना। हार्मोनिक मीन में भी कोई स्क्वायर रूट यूज नहीं है ना। हार्मोनिक मीन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल लेके उसका अर्थमेटिक मीन लेके देन एक बार और रेसिप्रोकल लेते हैं तो हार्मोनिक मीन निकल के आता है। और सिंपल अर्थमेटिक मीन तो हमें पता है, सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चों इसका मतलब स्क्वायर रूट जो है सिर्फ जीएम के अंदर है और स्क्वायर रूट उसको लीस्ट अफेक्टेड कैटेगरी में डाल देता है। तो 170 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 170 का बी ऑप्शन। चलिए 171, द डेटा डैश आर इन। अब भाई ये डेटा कैसा है देखो, 2/1 2, 4/2 2, 2 2, कॉमन रेशियो, मैथ्स का क्वेश्चन है, स्टैट्स में डाल रखा है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जीएम है, कॉमन रेशियो। अगर आपने एपीजीपी पढ़ रखा है तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ लेना, फिर समझ में आएगा। यहां पर कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो यहां पर 2 है, तो ये जीपी सीरीज है, एपी सीरीज नहीं है। 172, डैश एंड डैश आर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो। ओके बेटा ऐसा होता है, देखो अगर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो हो तो आप ना तो बेटे जीएम निकाल पाएंगे। जीएम में क्या होता है? जीएम में क्या होता है? सभी के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट। अब बच्चों एक भी ऑब्जर्वेशन अगर आपकी जीरो हो गई तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बना देगी? जीरो, स्क्वायर रूट जीरो, नॉट डिफाइंड, बात खत्म हो गई, सारा ऑब्जर्वेशन ही खत्म। अच्छा अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो हो गई और आपको भी मैं एचएम निकाल लूं, तो बेटा एचएम भी कैसे निकालोगे? देखो आपकी 4 ऑब्जर्वेशन है, ऊपर रखा 4, 1 अपॉन पहली ऑब्जर्वेशन 5 सपोज, दूसरी ऑब्जर्वेशन 3 सपोज, तीसरी ऑब्जर्वेशन 0, 1/0 सपोज। तो 1/0 will give you what? Infinity, infinity and these all infinity, 4/infinity not defined। लो जी ये बात यहां भी खत्म हो जाएगी, लेकिन सिंपल अर्थमेटिक मीन निकल पाएगा। तो समझ में क्या आ रहा है? डैश एंड डैश कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो होगी तो एचएम नहीं निकलेगा और जीएम भी नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 173, डैश एंड डैश आर ऑल्सो कॉल्ड रेशो एवरेजेस। रेशो, अब भाई रेशो एवरेजेस जो होते हैं वो आपके रेशो एवरेजेस जो होते हैं वो आपके एचएम और जीएम होना चाहिए। ऑप्शन है आपका बेटा इंस्टीट्यूट मटेरियल में आंसर आपका है एएम एंड जीएम, एएम एंड जीएम, सी ऑप्शन है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप क्रैम कर लो, कहीं मटेरियल के अंदर क्लैरिटी तो नहीं है। देखो रेशियो एवरेजेस किसको बोलते हैं, तो लेकिन खुद से हम इसको एचएम और जीएम पर भी लेके नहीं जा सकते हैं, आप इसको क्रैम कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ एडिशनल क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर के अंदर ऐसे हैं जिनका कोई लॉजिक, कोई आईसी मॉड्यूल के अंदर कुछ क्लैरिटी है नहीं। तो एएम एंड जीएम को रेशियो एवरेजेस बोलते हैं। सेम क्वेश्चन आ जाए तो आई गेस आप सी पे टिक करें, ना कि आप ए पे टिक करें, ठीक है। तो एएम एंड जीएम को आप करेक्ट मान के चले, ठीक है बच्चों, ये लर्न करना पड़ेगा क्वेश्चन। 174, डैश इज अ गुड सब्सटीट्यूट टू अ वेटेड एवरेज। बच्चों ऐसा है, वेटेड एवरेज निकालते हुए बेस्ट जो आप लेते हो वो किसको लेते हो? इज अ गुड सब्सटीट्यूट टू अ वेटेड एवरेज। वैसे वेटेड एवरेज में आप जीएम लेते हो, लेकिन अगर जीएम को आपको सब्सटीट्यूट करना हो किसी से तो आप सबसे अच्छा सब्सटीट्यूट उसको किससे कर सकते हो? हार्मोनिक मीन से आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सब्सटीट्यूट पूछा बेटा, वेटेड एवरेज का बेस्ट नहीं पूछा। वेटेड एवरेज का अगर बेस्ट पूछा हो तो जीएम है, लेकिन जीएम का सब्सटीट्यूट अच्छे वाला क्या है? एचएम। सिंपल अर्थमेटिक मीन उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, तो हार्मोनिक मीन वेटेड एवरेज का एक सब्सटीट्यूट हो सकता है। 175, फॉर ऑर्डरिंग शूज ऑफ वेरियस साइज फॉर रीसेल। ओके, अगर आपको जूता बेचना है, ए डैश
साइज विल बी मोर अप्रोप्रिएट। हाँ ठीक है, ऑर्डरिंग, हम शूज ऑर्डर कर रहे हैं सर, हम मान लो शूज रिटेलर हैं, है ना, तो हम शूज ऑर्डर कर रहे हैं, तो भाई सोचो आप सबसे आप ऑर्डर करते हुए किस चीज़ का ध्यान रखोगे? जो नंबर के ग्राहक कस्टमर आपके पास बार बार आते हैं, मान लो जूते का साइज जो है, सपोज कर लो 7 नंबर जूता, 7 नंबर जूता जो है वो सबसे ज़्यादा कस्टमर आपके पास उसके आते हैं, तो आप ऑर्डर करते हुए 7 नंबर वाले जूते सबसे ज़्यादा मंगवाओगे, उससे कम आप जो भी उसके सेकंड वाला होगा, उससे कम आपका जो थर्ड वाला होगा। तो कहने का बेटा मेरा मतलब ये हो गया, फॉर ऑर्डरिंग शूज ऑफ वेरियस साइजेस फॉर रीसेल, आप किसका ध्यान रखोगे? आप मोडाल का ध्यान रखोगे, ठीक है ना, मोड का ध्यान रखोगे। सो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। 176 डैश इज कॉल्ड अ पोजिशनल एवरेज। सर मीडियन होता है ना, पोजीशन तो आप मीडियन से कैलकुलेट करते हो। 50% द एक्चुअल वैल्यू विल बी बिलो एंड 50%, किसकी 50% होती है भाई, बता दो ना। 50% किसकी होती है? 50% होती है मीडियन की, है ना। 50% उससे कम होती है, 50% उससे ज्यादा होती है। एक्सट्रीम वैल्यूज हैव डैश इफेक्ट ऑन मोड। एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि लो और हाई वैल्यू का इफेक्ट मोड पर हाई पड़ता है। सर कैसे, क्या बात कर रहे हो? मान लो एक्सट्रीम वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कम हो, एक सेकेंड, आपके पास ऑब्जर्वेशन है 1 3 5 1 5 5 9 10। अब यहां पर सीरीज में मोड जो है वो 5 है और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है 1 एंड 10, कोई इफेक्ट नहीं है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन अगर मैं 10 को काट के यहां पर 12 भी लिखा दूं, क्या होगा? मोड अभी भी क्या है? 5। तो हाई का कोई मतलब नहीं है। लो, अब भाई लो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकता। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि ये आखिरी में जो नंबर था वो था 1 और एक और नंबर था 1। अब मेरी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन 1 है और मेरा मोड भी 1 है, तो लो इफेक्ट भी नहीं कह सकते, अब इफेक्ट पड़ रहा है ना। और नो भी नहीं कह सकते सर कि भी इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो इसका आंसर है नन। तीनों स्टेटमेंट्स गलत ही हैं, है ना। हाई इफेक्ट भी नहीं है, लो भी नहीं है, नो भी नहीं है भाई। तो तीनों में से कोई आंसर नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव। नो अगर कह दोगे तो आप ये कहना चाहते हो कि एक ऑब्जर्वेशन अगर बदलते हैं, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन अगर एक बदलते हैं और दूसरी को फिट करते हैं, मोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी तो गलत है, मोड के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मोड की कैलकुलेशन में यूज हो रही है। यानी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन अपने आप में अगर मोड है तो उसको बदलोगे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो नो भी गलत है, तो नन ऑप्शन करेक्ट है कि सही मायने में ये भी नहीं है, सही ये भी नहीं है, सही ये भी नहीं है, सही ये भी नहीं है, नन ही सही है बस। ठीक है, ये हो गया 178। 179 एक्सट्रीम वैल्यूज हैव डैश इफेक्ट ऑन मीडियन। भाई मीडियन के ऊपर देखो कोई इफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का, ठीक है ना। मीडियन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सट्रीम वैल्यूज हैव डैश इफेक्ट, इसके ऊपर तो पड़ता है, एएम के ऊपर पड़ता है। लेकिन बच्चों अब अगर एएम पे ग्रेटेस्ट लीस्ट सम, एचएम पे भी पूछ लिया अगले वाले में उसने। अब बेटा अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को एक नजरिए से देखूं, वैसे देखो अगर सिर्फ 180 क्वेश्चन, एक 180 नंबर क्वेश्चन आ जाता है तो कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बनता। अब सम या लीस्ट या ग्रेटेस्ट का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर मैं कंपैरिजन करके देखूं एएम को एचएम से, तो मैं बोलूं अगर मेरे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है कोई भी 10, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, 10 को 12 से रिप्लेस कर दिया और मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला, तो अर्थमेटिक मीन पे इफेक्ट जो पड़ेगा वो कम पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर हार्मोनिक मीन पे इफेक्ट पड़ेगा ना, तो हार्मोनिक मीन पे इफेक्ट जो पड़ेगा वो उससे ज्यादा पड़ेगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, कभी आराम से फुर्सत में बैठे हुए एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना, एक ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर देना, पहले गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का एएम और एचएम निकालना, फिर रिप्लेस करके फिर से एएम और एचएम निकालना, तो आप देखोगे एएम के ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा और एचएम के ऊपर उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। एचएम के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एएम के ऊपर कम इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका 181 का बी आ जाएगा, ग्रेटेस्ट, और इसके ऊपर सम इफेक्ट आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, आप एग्जांपल में करके देख लेना, बनेगी बात ये, ठीक है। 181 182 dash is used when the representation value is required and distribution is asymmetric. okay, distribution is asymmetric। तो अगर बच्चों आपका डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक है, मैंने बताया अभी आपको एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये वाला, ये आपका एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपका एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। अब इस एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन जो है वो
सबसे अच्छा रहेगा मीन की कैलकुलेशन कर लो बस। मीन आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और सिमेट्रिक में भी, हाँ लेकिन सिमेट्रिक में मीन मीडियन मोड तीनों ही आपके इक्वल होते हैं, तो तीनों ही यूज कर सकते हैं। लेकिन एसिमेट्रिक में मोड और मीडियन अलग होते हैं मीन से। मीडियन मिडल मोस्ट वैल्यू रहती है, मोड और मीन के बीच में मीडियन रहता है। तो लेकिन एसिमेट्रिक ऑब्जर्वेशन में आपका मीन सबसे अच्छा एक रिप्रेजेंटेटिव आइटम है अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो मीन ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, 184 डैश इज यूज्ड व्हेन रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइंड रेट जीएम, ठीक है ना, रेट ऑफ ग्रोथ 184, हाँ रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन इज, ठीक है 184। अभी मैंने बताया रेट्स वाले सारे क्वेश्चंस में आपका क्या यूज होता है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑप्शन आपका करेक्ट है। 185 इन फाइंडिंग डैश द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंड, ओपन एंड क्लासिफिकेशन में अगर आप मीडियन निकालते हो मीडियन निकल जाएगा। देखो ओपन एंड क्लासिफिकेशन स्टार्ट का नहीं पता, एंड का नहीं पता, ठीक है ना, लेस देन 10 पता नहीं है सर, लेस देन 10 0 से 10 है क्या 10 है, लास्ट में 40 अबव पता नहीं है, 40 to 50 है, 40 to 45 है, अपने को नहीं पता। तो ऐसी ओपन एंड क्लासिफिकेशन में मिडल मोस्ट वैल्यूएशंस आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होते हैं, मीडियन निकालना सबसे ज्यादा ठीक रहेगा। 186 द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर, क्यूमुलेटिव मीडियन में यूज होता है क्यूमुलेटिव, in dash the quantities are in ratios, the quantities are in ratios, 187 the quantities are in ratios, ratios gm, simple ratios, rates है ना, gm geometric mean। dash is used when variability has also to be calculated, okay variability has also to be calculated। अगर मुझे वेरिएबिलिटी निकालनी है बेटे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबिलिटी क्या होती है, उसके बाद समझ में आएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हेन द वेरिएबिलिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड, बेटे वेरिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि अगर मैं डिफरेंसेस निकालता हूं तो मैं डिफरेंसेस किस किस में निकालता हूं, आप डिफरेंसेस इन सभी में निकालते हो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के लिए। x माइनस एक्स बार, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, ये वेरिएबिलिटी निकली। आप वेरिएबिलिटी निकालते हो मीन डेविएशन में, है ना, मीन डेविएशन कैसे निकलता है, सिग्मा मॉड्यूलस वैल्यू x माइनस मीन अपॉन n, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये मीडियन से भी निकल सकता है, आप अगर यहां से मीडियन माइनस कर दें तो, है ना, अगर यहां से मोड से भी निकल सकता है, अगर यहां से मोड माइनस कर दें तो। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, मीन वाला, यानी मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब वेरिएबिलिटी आप स्टैंडर्ड डेविएशन में भी निकालते हो, वेरिएबिलिटी आप मीन डेविएशन में भी निकालते हो, लेकिन इन दोनों डेविएशंस को निकालने के लिए यूज किसको करते हो साहब, यूज करते हैं साहब हम मीन को। अगर मीन ही ना हो तो ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, ना मीन डेविएशन निकलेगा, ना वेरिएबिलिटी निकलेगी। तो इसलिए डैश इज यूज्ड व्हेन वेरिएबिलिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड, अरिथमेटिक मीन इज टू बी यूज्ड, ठीक है जी। ओके, डैश इज यूज्ड व्हेन द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द एवरेज शुड बी लीस्ट, मीडियन अभी बताया था मैंने, सिग्मा मॉडुलस वैल्यू मीडियन ये मिनिमम होता है, तो ये मीडियन की प्रॉपर्टी है साहब, 189 का सी। डैश इज यूज्ड व्हेन सैंपलिंग वेरिएबिलिटी शुड बी लीस्ट, शुड बी लीस्ट, डैश इज यूज्ड व्हेन द सैंपलिंग वेरिएबिलिटी शुड बी लीस्ट। देखो अगर हम मीन से निकालते हैं, देखो सैंपलिंग वेरिएबिलिटी का एक सिंपल सा मतलब होता है, मैंने एक पॉपुलेशन ली, पॉपुलेशन में से एक पहला सैंपल अलग कर दिया, 1000 यूनिट की पॉपुलेशन थी, 10 का पहला सैंपल, 10 का दूसरा सैंपल, 10 का तीसरा सैंपल, 10 का चौथा सैंपल, 10 का पांचवा सैंपल, मैंने 5 सैंपल ले लिए, ठीक है। अब पांचों सैंपल एक दूसरे से कितने डिफरेंसेस में, कितनी वेरिएबिलिटी में, मैं पांचों सैंपल्स का मीन देखूंगा, वो जो मीन है वही बताएगा इन पांचों सैंपल में डेविएशंस कितना है, कितनी वेरिएबिलिटी है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया, डैश इज यूज्ड व्हेन सैंपलिंग वेरिएबिलिटी शुड बी लीस्ट। तो अगर सैंपलिंग वेरिएबिलिटी लीस्ट है तो इसके लिए किस चीज के लिए आप यूज करके इसको बता सकते हो, मीन निकाल लो, पांचों का मीन अगर लगभग बराबर होगा तो पांचों सैंपल भी लगभग एक जैसे ही होंगे, वेरिएबिलिटी नहीं है। अगर पांचों का मीन काफी दूर दूर है, अलग अलग है, तो सैंपलिंग वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा है। तो मीन इज यूज्ड व्हेन सैंपलिंग वेरिएबिलिटी शुड बी लीस्ट। तो मीन की कैलकुलेशन, मीन से ही आप वेरिएबिलिटी की टेस्टिंग
कर सकते हो। तो 190 का ऑप्शन नंबर रहेगा सी। ठीक है बच्चों, बस भाई थक गया, बहुत सारे क्वेश्चंस के करा दिए तुम्हें आज। कहाँ से शुरू किया था मामला, 51 से शुरू किया था और 190 पे जाकर के ख़त्म किया। तो भाई देखो 140 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कराएंगे पूरे। देखो एडिशनल क्वेश्चन सारे कराएंगे, अब कमिटमेंट करते तो पूरी पूरी करेंगे। ठीक है, और पूरे क्वेश्चंस आपको कराएंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप प्रोग्रेसिंग, कीप स्टडिंग। ओके बच्चों, गुड बाय।